हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय विश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। आज एक नए चैप्टर के साथ हम आए हैं। वर्ब के कुछ टॉप 80 क्वेश्चंस हैं। वैसे तो टॉप 100 की हमारी सीरीज चल रही है, लेकिन फिलहाल ये 80 है क्योंकि 50 क्वेश्चंस मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस के अलग कर दिए हैं, जो कि चैप्टर वर्ब के साथ ही हम पढ़ते हैं। तो 50 क्वेश्चन कंडीशनल के अलग कर दिए, ये केवल वर्ब के क्वेश्चन है। और वर्ब के भी कंफ्यूजिंग वर्ब के कुछ क्वेश्चन हैं, जिसमें कन्फ्यूजन जनरली होता है कि भाई कई बार वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है, या ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में कन्फ्यूजन होता है। उस प्रकार के कुछ 80 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सो इसलिए नहीं क्योंकि 50 इसके साथ अलग से हैं, ऐसा मानो कि वर्ब के 130 क्वेश्चंस हैं, तो 50 क्वेश्चंस कंडीशनल के इसके बाद मैं अलग से दूंगा आपको। जो है ये वर्ब के क्वेश्चंस हैं, टोटल हमारे पास 80 क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं, वर्ब के कंफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और अगर मैं आपसे कह दूं कि फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड सवाल है, आप ऐसा कह सकते हैं। नॉन फाइनाइट से रिलेटेड नहीं है कि भाई आपसे बहुत ज़्यादा जीरन से रिलेटेड, या मैं कह दूं कि भाई इन्फिनेटिव से रिलेटेड या पार्टिसिपल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है। उसके लिए मैं अलग से क्वेश्चंस दूंगा आपको, ठीक है। ये फिलहाल कंफ्यूजिंग वर्ब्स जो होती हैं, जो हमसे अमूमन पूछी जाती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो खैर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, शुरू करते हैं। 80 क्वेश्चन हमारे पास हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। द पुलिस स्वैंग इनटू एक्शन रिसीविंग टेलीफोन कॉल येस्टरडे। तो एक कुछ बेसिक सा क्वेश्चन है, वैसे तो भारी नहीं है मैं आपसे कहूं, लेकिन हाँ थोड़ी सी जो है आपको बात पता होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि येस्टरडे आया है। पहली बात तो यह है कि येस्टरडे आया है, और येस्टरडे के साथ इन जनरल हमें पता होता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। बोले सर ठीक है। तो जो वर्ड है वो स्विंग है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो स्विंग है, और सेकंड फॉर्म लिखी है स्वैंग, जबकि सेकंड फॉर्म जो है स्वंग होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, स्वंग होती है, ठीक है। यही सेकंड फॉर्म है और यही क्या है, थर्ड फॉर्म है। द पुलिस स्विंग की सेकंड फॉर्म स्वंग बनेगी। द पुलिस स्वंग इनटू एक्शन रिसीविंग टेलीफोन कॉल येस्टरडे, कि कल उनको जो है टेलीफोन कॉल जो मिला था येस्टरडे के साथ सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन सेकंड फॉर्म ए से नहीं, सेकंड फॉर्म किससे बनती है, यू से बनती है। द पुलिस स्वैंग इनटू एक्शन, ठीक है। SWUNG से बनेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्विंग की जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इस तरीके से होती है, ए से नहीं यू से बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। द टीचर टोल्ड दैट द स्टूडेंट शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ हैविंग वेस्टेड देयर टाइम। देखो बहुत सारी बातें वैसे तो देखने की है, लेकिन एक बात यह है कि इंस्टेड ऑफ जो है वो प्रपोजिशन होती है ना। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एक बात ठीक है। दूसरी बात, स्टूडेंट्स की बात चल रही है, एक से ज्यादा है, उसके लिए किसका प्रयोग किया गया, देयर का प्रयोग किया गया। मैं इन जनरल ये बात कर रहा हूं कि आप क्या देख सकते हो एरर में, ठीक है। उसके अलावा मेन क्लोज पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में होनी चाहिए, तो आपने शैल की जगह किसका यूज कर रखा है, शुड का यूज कर रखा है, शुड हैव गॉन, ये भी पास्ट है, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन एक चीज ठीक नहीं है कि टोल्ड के तुरंत बाद आपने दैट लिख दिया। अगर आप लिख रहे हैं कि द टीचर टोल्ड, तो आप लिखेंगे टोल्ड मी, टोल्ड हिम, या कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट आप देंगे, कुछ ना कोई ऑब्जेक्ट आप रखेंगे यहाँ पे। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो हिम हो सकता है, मी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। द टीचर के बाद, सॉरी द टोल्ड कह दिया मैंने। अगर आप लिख रहे हैं द टीचर टोल्ड, है ना, तो टोल्ड के बाद कोई ना कोई एक लिविंग ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है। टोल्ड जो है, जो टेल जो है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्ट होगा कोई व्यक्ति, किसे बताया, मुझे बताया, उसे बताया, या तुम्हें बताया, किसी को भी बताया। द टीचर टोल्ड मी, हिम, यू, कुछ भी हो सकता है। और क्या बताया, दैट। एक ये पूरी क्लोज होगी, ठीक है। तो टोल्ड के दो ऑब्जेक्ट होते हैं गाइस, एक ये भी ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट वन, जो कि लिविंग होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट टू। ध्यान रखने की बात यह है कि टोल्ड के बाद अगर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं रखा है तो गलती है, यहां कुछ ना कुछ आपको रखना पड़ेगा। द टीचर टोल्ड, अब तुम कुछ भी रख लो, माना कि मुझे बताया, तो मैंने कहा मी, द टीचर टोल्ड मी दैट द स्टूडेंट शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ हैविंग वेस्टेड देयर टाइम, ठीक है। तो एक बात ये भी ठीक है। तो अगर बात समझ में आई हो तो मी लगाना पड़ेगा। बोले सर अगर मी ना लगाऊं तो क्या कर सकते हैं, तो फिर आप सीधा कह सकते हैं द टीचर सेड दैट। ये जो है वो सेड का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और सेड की एक खासियत होती है गाइस,
या तो टोल्ड मी लिख लो या फिर क्या लिख लो, सेड दैट लिख लो। सेड की एक खासियत होती है, सेड कभी भी अपने साथ लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। सेड, क्योंकि जब मैंने कोई बात तुमसे कही तो मेरे मुंह से जो बात निकलेगी वो नॉन लिविंग होगी। तो सेड का जो ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा नॉन लिविंग बनता है। सेड का ऑब्जेक्ट कभी भी कोई लिविंग व्यक्ति नहीं हो सकता। सेड मतलब कहना, कहना जो भी है वो हमेशा नॉन लिविंग चीज कही जाएगी। मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूं, ये बोले हुए शब्द नॉन लिविंग है, तो सेड का ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बनता है साहब, नॉन लिविंग बनता है। तो अगर यहां टोल्ड मी लिख रहे हो तो भी ठीक है, और टोल्ड मी के बदले क्या लिख रहे हो, सेड दैट लिख रहे हो तो भी क्या है, सही है। दोनों ही बातें सही हैं। या तो ऑब्जेक्ट लगा दो, ऑब्जेक्ट नहीं लगाना तो सीधे सेड लिख दो, क्योंकि सेड अपना ऑब्जेक्ट इस दैट क्लोज को बना लेगा। सेड अपना ऑब्जेक्ट इस दैट क्लोज को बना लेगा। वो फिर आपकी मर्जी है, तो आप दोनों में से क्या करना चाहते हैं। कुल मिला के सेंटेंस इस तरीके से ठीक होगा। ये वैसे आसान सी बात है। अगर मैं रटने के नजरिए से कहूं तो आपको पता होना चाहिए कि साहब सेड दैट होता है और टोल्ड के बाद कोई ना कोई क्या रखा होता है, ऑब्जेक्ट रखा होता है, उसके बाद दैट होता है। अगर हम रटने की नजर से देखें तो इतना याद रख सकते हैं, सेड के साथ दैट आता है, टोल्ड मी दैट होता है, या कोई ऑब्जेक्ट दैट होता है। ही फाउंड दिस इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट ही फाउंड दिस इंस्टीट्यूशन। देखो, एक होता है ढूंढना, फाइंड, फाउंड, फाउंड, ठीक है। एक होता है स्थापना करना, ठीक है। ये फाइंड का मतलब किससे है, ढूंढने से है। ये फाइंड का मतलब किससे है, ढूंढने से। और ये फाउंड जो है वो क्या है, स्थापना करना, किसी चीज की, किसी इंस्टीट्यूट की स्थापना करना, ठीक है। बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट ही फाउंड दिस इंस्टीट्यूट, उसने इस इंस्टीट्यूट को ढूंढा या उसने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना करी, उसने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना करी। अगर स्थापना करी है तो स्थापना करने के लिए फाउंड नहीं, क्या आएगा, फाउंडेड आएगा। अगर बात समझ में आई, ये सेकंड फॉर्म है, ये आ गई सेकंड फॉर्म, ठीक है। फाउंड नहीं, फाउंडेड आएगा, क्योंकि उसने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, ढूंढा नहीं है। और स्थापना करने के लिए फाउंडेड आता है। बताओ भाई। नो वन इज अलाउड टू फॉल द ट्री इन द फॉरेस्ट। बताओ भाई, फॉल। ये दो शब्द हैं साहब जो अमूमन आपसे पूछे जाते हैं। नो वन इज अलाउड टू फॉल द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, नो एरर। किसी को भी, नो वन इज अलाउड मतलब इजाजत नहीं है, टू फॉल मतलब किसकी, गिराने की, है ना। यहाँ पर किसी को भी गिराने की आवश्यकता नहीं है। किसको गिराने की, बोले साहब ट्रीज को गिराने की, पेड़ों को गिराने की आवश्यकता नहीं है। इन द फॉरेस्ट कहाँ पर, बोले साहब जंगल में, ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया। अब बात यह है कि ये जो फॉल वाला शब्द है, फॉल, फेल, फेलन, इसका मतलब होता है गिरना। देखो, अगर मैं किसी शब्द का बेसिक मतलब बता रहा हूं तो सेकंड फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी ही बात कर रहा हूं, फिलहाल फर्स्ट फॉर्म की ही बात कर रहा हूं। उसके हिसाब से सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनेगी, ठीक है। या मैं वैसे तो तीनों शब्द के लिए ही ये लगा सकता हूं, लेकिन मैं अमूमन इन जनरल में तुम्हें बता रहा हूं। चाहो तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं जो हूं इस पूरे के पूरे शब्द को ही मैं शुरू में शिफ्ट कर सकता हूं, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं इस फॉल की बात करूं तो इस फॉल का मतलब होता है गिरना, कोई चीज जब खुद से गिरेगी, ठीक है। और इस फेल का मतलब होता है गिराना, ठीक है। अगर तुम ये बात समझ गए कि गिरना और गिराना, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि गिरने में और गिराने में क्या फर्क है। गिरना कोई काम खुद होता है, गिरना कोई काम खुद होता है, गिराया किसी व्यक्ति द्वारा जाता है। अगर मैं गिरने की बात करूं और गिरना खुद हुआ है और एक्शन खुद हुआ है, इसका मतलब आप कह सकते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करेगा। अच्छा, गिराना किसी व्यक्ति द्वारा एक्शन किया गया है, मैंने गिराया, क्या गिराया, बुढ़े जी पेड़ गिराया। मैंने गिराया, क्या गिराया, ये पेन गिराया, मैंने माना ये पेन गिराया, तो ये क्या है, गिराना है। किसी ने जानबूझ के कोई चीज करी है, और अगर करा है एक्शन, एक्शन करा गया है, इसका मतलब ये किस तरीके से होगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी साहब। अच्छा, किसी बच्चे को ये लगा कि यार मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि गिरना जो है ट्रांजिटिव कैसे होगा, इंट्रांजिटिव कैसे होगा, और गिराना ट्रांजिटिव कैसे होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुपर टेट की मैंने क्लासेस स्टार्ट करी हैं, ठीक है। सुपर टेट की क्लासेस जो हैं उसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं क्या, कि सुपर टेट की क्लासेस में वर्ब की जो बेसिक क्लास कराई है, सबसे पहली क्लास, है ना। तो वर्ब की सबसे पहली क्लास में मैंने पढ़ाया है बीइंग, डूइंग और हैपनिंग। अगर आप बीइंग, डूइंग और हैपनिंग पढ़ सकते हैं तो वर्ब पे आपकी ऐसी कमांड हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है। वर्ब का बेसिक मैंने करा रखा है। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, फ्री आपको मिल जाएगा। बीइंग, डूइंग और हैपनिंग वर्ब आपको मिल जाएगी भाई,
एक बार तीनों क्लास देख लो, बीइंग, डूइंग, हैपनिंग की, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के डिफरेंस की। आपकी शुरू की तीनों क्लास से मुझे लगता है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कब वर्ब को इंट्रांजिटिव मानना चाहिए, कब वर्ब को ट्रांजिटिव मानना चाहिए। ये चीज़ बड़ी कंफ्यूज करती है और मीनिंग हमें बता सकता है, किसी भी वर्ब का मीनिंग हमें बता सकता है कि उसको ट्रांजिटिव माने या इंट्रांजिटिव माने। चलो खैर, फिलहाल मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव छोड़ो, फॉल, फेल, फेलन, अगर आप मीनिंग पे चलना चाहते हो, आपको अर्थ याद है तो बड़ी अच्छी बात है। फॉल का मतलब गिरने से होता है और फेल का मतलब गिराने से होता है। अब मैं कह रहा हूं नो वन इज अलाउड टू फेल द ट्रीज, पेड़ों को गिरना अलाउड नहीं है, या पेड़ों को गिराना, कोई भी व्यक्ति को अलाउड नहीं है पेड़ को गिरना, पेड़ को गिराना। बोले सर पेड़ को गिराना, अब टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बोले सर फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर फर्स्ट फॉर्म चाहिए गिरने की, गिराने की, तो गिराने की फर्स्ट फॉर्म कौन है? फॉल या फेल? फेल। नो वन इज अलाउड टू फेल द ट्रीज, किसी भी व्यक्ति को अलाउ नहीं है टू फेल मतलब गिराना, है ना? किसको गिराना? ट्रीज को, पेड़ को गिराना अलाउड नहीं है किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, बाकी अगर एक चीज ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से जान सकते हो तो सबसे बेहतर तरीका है। हालांकि अभी मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा रहा हूँ और तुमने मेरे से सिलेबस अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, या पढ़ा है तो हो सकता है बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मीनिंग से जो है आप अभी समझ लो। लेकिन ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सबसे बेहतर तरीका है इन बातों को समझने का कि कहाँ पे वर्ब जो है फॉल आएगी, कहाँ पे फेल आएगी। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट रखा है, किस चीज को गिराना? ट्रीज को। आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब आपको कैसी वर्ब चाहिए? बोले सर ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। अगर ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए तो आपको फॉल चाहिए या फेल चाहिए? फॉल चाहिए या फेल चाहिए? बोले सर फेल चाहिए। सबसे बेहतर तरीका होता है ऑब्जेक्ट को देखना। अगर आप वर्ब के ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को पहचान गए कि ये इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, पहले तो मीनिंग से पता चल जाता है। जैसे राइज है और रेज है ना? एक शब्द होता है द सन राइजेज इन द ईस्ट, एक तो राइज होता है, एक रेज होता है। तो राइज मतलब उठना, रेज मतलब उठाना। मीनिंग से देखो, उठना कोई चीज खुद हो रही है, इंट्रांजिटिव है। ठीक है, उठाना तुमने उठाया है, ट्रांजिटिव है। ऐसे ही गिरना, कोई चीज खुद गिरी, इंट्रांजिटिव है। तुमने गिराया, ट्रांजिटिव है। तो बात यह है कि अगर ऑब्जेक्ट रखा है भाई साहब आपके पास तो ट्रांजिटिव के तरीके से काम करेगा। और ट्रांजिटिव कौन होगा? फेल, फेल्ड, फेल्ड होगा। लेकिन पता जरूर होना चाहिए भाई। अगर तुम इसी बात में कंफ्यूज होगा कि फॉल का मतलब गिराना है और फेल का मतलब गिरना है तो समस्या हो जाएगी। मीनिंग भी तो याद होना चाहिए ना, बिना याद के कैसे काम चलेगा? तो गिरना और गिराना दोनों बातें जो है क्लियर होनी चाहिए तुम्हें, याद हो। फॉल, फेल, फेलन जो है गिरना है, और फेल, फेल्ड, फेल्ड जो है वो क्या है? गिराना है। मैंने कैसे याद करा? भाई मेरे दिमाग में कुछ सेंटेंसेस रहते हैं, मेरे दिमाग में क्या रहते हैं? कुछ सेंटेंसेस रहते हैं। जैसे एक सेंटेंस है राम फेल डाउन, मैं हमेशा ये सेंटेंस अमूमन आपको यूज करता हुआ मिल जाऊंगा, क्लास आपने पढ़ी होगी तो वहां भी, तो मेरे दिमाग में वैसे बैठ जाता है सेंटेंस है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई, मैं किसी को भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ शी फेल डाउन, वो नीचे गिर गई, है ना? तो यहाँ पे जो मैंने फेल लगाया, मुझे पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि सिंगल एक्शन है पास्ट का, नीचे गिर गई। अब सेकंड फॉर्म, वो नीचे गिर के, गिरना मतलब खुद हुआ, तो मुझे पता है फेल सेकंड फॉर्म है। ये आ गई देखो सेकंड फॉर्म। तो मेरे दिमाग में फिक्स हो गया कि फेल जो है वो सेकंड फॉर्म है। किसकी? फॉल की। फॉल, फेल, फेलन, गिरना, खुद से गिरना। किससे? खुद से गिरना, खुद से। तो यहाँ पर फॉल का मतलब किससे हो गया? गिरने से हो गया, मुझे याद है। ठीक है नहीं? इस तरीके से मैं तो सेंटेंस के हिसाब से दिमाग में लगा लेता हूँ। तुम्हारा भी कोई ना कोई तरीका होना चाहिए याद करने का, बेहतर होगा। ठीक है, बढ़िया। चलो खैर, अगर बात समझ में आई हो तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं किस पे? 5 नंबर पे। हाँ जी, हिज मदर थिंक्स दैट somebody must have dared him steal the bicycle, must have dared। भाई नीड और डेयर को समझ के चलना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इंपॉर्टेंट है नीड और डेयर। अगर तुम्हें नहीं आता है तो मार्जिनल्स की क्लास आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे सुपर टेट के बैच में, सीधी सी बात है। आपको आता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो भाई फिर जय माता दी है। नीड और डेयर की मार्जिनल्स की एक अलग से क्लास मिल जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। आपका एक एक डाउट दिमाग से जो है क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ नीड की और डेयर की, देखो भाई, नीड और डेयर दोनों के दोनों जो है इनको मार्जिनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिनल्स। मार्जिनल्स वो शब्द होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के तरीके से काम कर सकते हैं। नीड और डेयर की बात करूं तो इन दोनों की एक खासियत होती है, इन दोनों की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है साहब? कि नीड और डेयर जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरीके से भी काम कर लेते हैं और मेन वर्ब की तरीके से भी काम कर लेते हैं। ठीक है, बोले सर अच्छा, मैंने कहा अगर ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगे तो ये किसकी तरह काम करेंगे? मॉडल्स की तरह। जब जब ये हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो ये मॉडल्स की तरह रिएक्ट करते हैं। और मॉडल्स के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो इनके साथ भी कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो कहने का मतलब जब जब तुम इनको पहचान लो, नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब बनाए, तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दो? फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अगर आप इनको पहचान लो कि ये मेन वर्ब के रूप में आए हैं, किस रूप में आए हैं? मेन वर्ब के रूप में, तो ध्यान रखना इनके साथ आएगा टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तब इनके साथ क्या आएगा? टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। बोले सर ये इन्फिनेटिव क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मुझे नाउन चाहिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? नाउन चाहिए। अगर ये मेन वर्ब बन गया
तो ये जो है ट्रांजिटिव की तरीके से काम करते हैं, तो इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो हम बाद में इन्फिनेटिव लगा लेते हैं। अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना मिले तो भाई कोई नाउन रखा मिल जाए तो भी एक ही बात है, या तो नाउन दे दो या टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म दे दो, फर्स्ट फॉर्म दे दो, बात एक ही है। लेकिन अगर ये मेन वर्ब बना हो, ठीक है, एक बात ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। एक बात और तुम्हें याद रखनी है कि भाई पहचान कैसे हो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है। अगर तुम्हें लगता है नॉट से पहले कुछ रखा है इनमें से कोई सा, तो आपको पता होना चाहिए नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब होती है और नॉट के बाद कौन सी वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है ना। तो ये नॉट से पहले अगर इनमें से कोई सा रखा है तो वो किसकी तरीके से काम कर रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब की तरीके से। बोले अच्छा, अगर अकेला आया होगा इनमें से कोई सा, अगर कैसे आया होगा, अकेला आया होगा इनमें से कोई सा, अकेली वर्ब रखी है, कोई अकेला रखा है ना, अकेली वर्ब रखी है, तो अकेली वर्ब हमेशा कैसी होती है, मेन वर्ब होती है साहब, तुम्हें भी पता होना चाहिए। एक बात, अगर तुम्हें लगता है सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और सब्जेक्ट से पहले, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और सब्जेक्ट से पहले क्या रखा है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखी है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये रखे हैं नीड और डेयर, तो भी आप उसको क्या मानोगे, हेल्पिंग वर्ब मानोगे। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है साहब, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो बेसिक तुम्हें बताती हैं कि हेल्पिंग वर्ब बनेगा मेन वर्ब बनेगा। मुझे लगता है मैं अब एक बार समझा दिया, इसके आगे बहुत सारे सेंटेंस आएंगे नीड और डेयर के, तब तुम्हें क्लियर होना चाहिए। सेंटेंस में पहचानो, समबडी सब्जेक्ट हो गया, मस्ट हैव डेयर्ड। देखो अगर एक से ज्यादा वर्ब्स आती हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए ये पहली वाली भी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब 1, हैव भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, इसको हेल्पिंग वर्ब 2 कह देंगे, और जो लास्ट में रखी है हमारी वो क्या होगी, बोले जी मेन वर्ब होगी, तो ये मेरी मेन वर्ब होगी। अगर नीड और डेयर मेन वर्ब बने तो उनके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे मेड हिम क्या स्टील या टू स्टील, दे मेड हिम टू स्टील, टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अगर बात समझ में आई हो तो डी फॉर डॉग मेरा आंसर बनेगा, और स्टील की जगह क्या लिखेंगे, टू स्टील लिखेंगे। समझ में आना चाहिए। आई डेयर नॉट, अब वही क्वेश्चन आ गया, आई डेयर नॉट टू आस्क। तुम्हें पता होना चाहिए कि नॉट से पहले जो भी चीज रखी होती है, नॉट से पहले जो भी वर्ब रखी होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, तो डेयर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। जब जब नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब बनता है तो अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो टू हटा दो, केवल क्या लिखो, आस्क लिखो, बी फॉर बॉल में गलती होगी, और बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ते हैं साहब, ठीक है, ज्यादा विचार नहीं करना है। हाँ जी। When the calamity befall the family, he faced it boldly, उसने जो है बहुत बहादुरी से उसका सामना किया। देखो ये भी फॉल फेल फेलन ही है, लेकिन बस ये है कि बिफॉल बिफेल, फॉल फेल फेलन बताया था, देखो ध्यान से देखो, बी तो लग गया, फॉल फेल और फेलन, फॉल फेल और फेलन, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे फेस्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, फेस्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। बिफॉल का मतलब होता है किसी चीज का कुछ अनप्लीजेंट घटित हो जाना, है ना, बिफॉल होता है व्हेन समथिंग अनप्लीजेंट हैपन टू समबडी, किसी किसी व्यक्ति को के साथ कुछ अनप्लीजेंट घटित होना हो जाना बिफॉल है। व्हेन कैलेमिटी बिफॉल द फैमिली, जब जो कैलेमिटी कोई आपदा जो दिक्कत समस्या जो है फैमिली के ऊपर आके पड़ी, तो ही फेस्ड इट बोल्डली, उसने उस समस्या को बड़े बहादुरी से, बड़ी बोल्डली उसने उसका सामना किया। अब एक बात बताओ, तुम्हें फेस्ड को देख के क्लियर होना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा कैलेमिटी सिंगुलर है, कैसा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, समझे। अगर ये सिंगुलर है तो पहली बात तो बिफॉल का बिफॉल्स होना चाहिए था, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती, क्योंकि बिफॉल तो फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये वैसे भी गलत है, क्योंकि कैलेमिटी के हिसाब से बिफॉल की जगह बिफॉल्स होना चाहिए था, एक बात। लेकिन बिफॉल्स करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ सेकंड फॉर्म देखने के बाद समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस पास्ट में है, और अगर सेंटेंस पास्ट में है तो बिफॉल नहीं, बी द कैलेमिटी बिफेल द फैमिली, फॉल नहीं, एफ ई डबल एल का यूज करेंगे आप, ठीक है। बहुत बढ़िया, सेंटेंस नंबर 8 देखिएगा। सेंटेंस नंबर 8 देखिएगा एक बार। I think she wounded the clock. हाँ जी, wind wound wound, ये होता है चाबी भरना, समझे, वो भी किसमें, बेसिकली घड़ी में, घड़ी में चाबी भरने की बात चल रही है। अगर घड़ी में चाबी भरने की बात चल रही है तो विंड वाउंड वाउंड होगा साहब, ठीक है। एक होता है घायल, वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड, ये किससे निकलेगा, बोले सर घायल होने से अगर शब्द निकालना है
तो वाउंड शब्द का यूज करेंगे। आपने साफ साफ क्लॉक लिख रखा है, मतलब घड़ी की बात चल रही है और घड़ी में भरेंगे चाबी। चाबी भरने के लिए सेकंड फॉर्म कौन सी होगी साहब? वाउंड होगी। अगर बात समझ में आए तो वाउंडेड की आवश्यकता नहीं, केवल किसका यूज करेंगे? वाउंड का यूज करेंगे। आई थिंक शी वांट द क्लॉक दिस वीक, इस सप्ताह उसने चाबी भर दी है ना? बहुत बढ़िया, क्लियर है, ठीक है। बी फॉर बॉल लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा साहब। द इंडियन टीम कैन नॉट विन द सीरीज एंड एवर पुलिंग ऑफ अ ड्रॉ कुड बी अ टफ प्रपोजिशन विद इट्स मेन बॉलर्स नॉट प्लेइंग। इंडिया टीम जो है वो सीरीज जीत नहीं सकती एंड एवर पुलिंग ऑफ अ ड्रॉ और ड्रॉ करना भी एक बहुत मुश्किल काम होगा क्योंकि उसके मेन बॉलर्स नहीं खेल रहे हैं। कंजक्शन क्या है साहब? एंड आया है, अगर तुम देख पा रहे हो तो। एंड की एक खासियत होती है, अपने से पहले और अपने बाद लगभग सेम चीजें लेके चलता है। कोरिलेटिंग कंजक्शन इसको कहते हैं। कैसा कंजक्शन कहते हैं? कोरिलेटिंग कंजक्शन, जो कि कोरिलेट करके चलता है। अब एंड से पहले और एंड के बाद सेम चीज होनी चाहिए साहब, बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंड से पहले बात हुई है कैन नॉट की, तो यहां से देख के मुझे एक बात पता चलती है कि बात पास्ट की नहीं, बात चल रही है प्रेजेंट की। बात किसकी चल रही है? प्रेजेंट की। द टीम इंडिया कैन नॉट विन द सीरीज। अभी सीरीज बीच में चल रही है तो हम कह रहे हैं कि सीरीज जो है जीत नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसके मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं। तो अगर तुम समझ पाए कि बात प्रेजेंट की चल रही है बात प्रेजेंट की चल रही है, तो आप आगे देखो, एवर पुलिंग ऑफ अ ड्रॉ कुड बी अ टफ प्रपोजिशन या कैन बी अ टफ प्रपोजिशन। आप कुड की जगह किसका यूज करेंगे? कैन का, क्योंकि बात किसकी चल रही है? प्रेजेंट की बात चल रही है ना? किसकी बात चल रही है? प्रेजेंट की। और दूसरी बात, बोले सर कैन जो है यहाँ क्यों आया? भाई एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, अगर मैं एबिलिटी की बात करूं तो एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का ही यूज करते हैं। अगर आपको लगता है प्रेजेंट की एबिलिटी दिखानी है तो किसका यूज करते हैं? कैन का। और अगर आपको लगता है आपको किसकी एबिलिटी दिखानी है? पास्ट की, तो पास्ट की एबिलिटी दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? कुड का। फिलहाल बात प्रेजेंट की चल रही थी इसलिए हमने किसका यूज किया? कैन का। और आपको पता होना चाहिए, इस हिसाब से आंसर बी फॉर बॉल लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाँ जी। द ब्रिज वॉज ब्लोड बाय द टेररिस्ट। आगे तो खैर ओनली लास्ट वीक, तो चलो ठीक है। शब्द है ब्लो। ये देखो, दो थर्ड फॉर्म्स बनती हैं ब्लो की। ब्लो ब्ल्यू ब्लोन होता है और ब्लो ब्लोड ब्लोड होता है, ठीक है। अगर आप किसी से बहुत ज्यादा क्या है, आप किसी सरप्राइज की बात करना चाह रहे हैं, किसकी किसकी बात करना चाह रहे हैं? सरप्राइज की बात करना चाह रहे हैं। सरप्राइज के अलावा किसी अनोयंस की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ अनोयंस वाला, आप परेशान हैं किसी चीज को लेके, आप किसी चीज को लेके सरप्राइज्ड हैं, एकदम चौंक गए आप, है ना? तो उस सिचुएशन में ब्लो ब्लोड ब्लोड होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ब्लो ब्ल्यू ब्लोन, तो इसका मतलब किससे? फटने से हो सकता है साहब। टेररिस्ट तो उसको जो है फटना तो खैर क्या ही कहेंगे। ब्रिज वाज ब्लोड बाय द टेररिस्ट ओनली लास्ट वीक। लास्ट वीक जो है उसको जो है उड़ा दिया गया एक तरीके से, है ना? तो अब इसको ऐसे तो क्या लिखूं वैसे तो टेररिस्ट ने फोड़ दिया, उड़ा दिया, है ना? तो उड़ाना आप कह सकते हैं कि उस जो है ब्लो का मतलब उड़ाने से हो सकता है, और दूसरा फूंकने से कह सकते हैं, क्या जो है उन्होंने फूंक दिया, ठीक है। तो ब्लो ब्ल्यू ब्लोन जो है उड़ाना या फूकना हो सकता है, बाकी ब्लो 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 सरप्राइज या अनोयंस आएगा। ब्रिज को उड़ा, टेररिस्ट की बात चल रही है, अब टेररिस्ट सरप्राइज तो देगा नहीं, है ना? ये आ जाओ धप्पा है ना? टेररिस्ट क्या करेगा? ब्रिज को उड़ा देगा। और उड़ा देने के लिए थर्ड फॉर्म कौन होती है साहब? ब्लोन होती है। ब्लोड नहीं, क्या आएगा? ब्लोन आएगा। क्या आएगा? ब्लोन आएगा। द ब्रिज वॉज ब्लोन बाय द टेररिस्ट ओनली लास्ट वीक। 11 नंबर देखिएगा साहब। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वॉज ओवरफ्लोन। ओवरफ्लो वर्ब होती है। क्या वर्ब होती है? ओवरफ्लो। और इसकी जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनती है वो ओवरफ्लोड बनती है। मैं आपसे पूछूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं, जो कि ईडी लगाकर बनती है, ना कि ईएन लगाकर। तो ओवरफ्लोन शब्द गलत है, इसके बदले किसका यूज करेंगे? ओवरफ्लोड का यूज कर देंगे। ओवरफ्लो ओवरफ्लू ओवरफ्लोन नहीं होता, फिर वही बात है ओवरफ्लो का ओवरफ्लोड होता है, ठीक है। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वॉज ओवरफ्लोड। वॉज ओवरफ्लोड। सी फॉर कैट आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सी फॉर कैट लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर। आई एम एफ्रेड आई डिड अ मिस्टेक। गलती करने के लिए डिड शब्द का प्रयोग गलत होता है। आई मेड अ मिस्टेक, ठीक है।
मेक शब्द होता है, मेक की सेकंड फॉर्म मेड बनती है। आई मेड अ मिस्टेक, बिल्कुल सही होगा। मिस्टेक के लिए मेड शब्द का प्रयोग करते हैं, आपको पता होना चाहिए। हालांकि बहुत कॉमन शब्द है ये, मतलब ऐसा शब्द है जो सभी को पता होता है। अगर कहीं मेड ना मिले तो कमिटेड भी लिख सकते हैं, है ना। कमिटेड अ मिस्टेक भी ठीक है, और मेड तो सबसे बेहतर है ही, कोई समस्या की बात नहीं। मेड ना मिले ऑप्शन में तो कमिटेड चुन लेना, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, एक ही बात है। व्हेन ही वॉज स्ट्राइक्ड विद स्टोन ही डिड नॉट रिटेलिएट, भाई उसने पलट के जवाब नहीं दिया। अब स्ट्राइक शब्द है, ही वॉज स्ट्राइक, वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो स्ट्राइक शब्द है, ठीक है। जो स्ट्राइक शब्द है उसकी फॉर्म बनेगी स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, यही सेकंड फॉर्म है और यही क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है, बात याद रखने की है। जो स्ट्राइक शब्द होता है उसके ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म नहीं बनती। हम जनरली कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बोलने में आसान लगता है, स्ट्राइड, स्ट्राइड आसान लगता है, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। व्हेन ही वाज स्ट्रक, व्हेन ही वाज स्ट्रक विद स्टोन, ठीक है, जब उस पर पत्थर से जो है प्रहार किया गया, ही डिड नॉट रिटेलिएट, उसने पलट के जो है रिटेलिएट नहीं किया, उसने जो है प्रत्युत्तर नहीं दिया। नेक्स्ट आ जाइए। द वुड कटर सॉ द लॉग ऑफ द वुड टू मेक अ कॉट, भाई उसने चारपाई बनाने की कोशिश करी, वुड कटर ने क्या किया, उसको काट दिया। सौ जो शब्द है उसका मतलब है आरी से काटना। सौ का मतलब किससे होता है, आरी से काटना। तो जो एस ए डब्ल्यू 100 है, ये सीन वाला 100 नहीं है, 100, 100, सॉड, सॉड, यही सेकंड फॉर्म होती है, यही थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन इस 100 का मतलब देखने से नहीं है, इस 100 का मतलब किससे है, आरी से काटना। किसी चीज को आरी समझते हो ना, आरी आरी आरी, ऐसी वाली आरी नहीं, वो काटने वाली आरी, ठीक है। द वुड कटर, वुड कटर ने क्या कर दिया, आरी से काट दिया। द लॉग, लॉग, लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा काट दिया। टू मेक अ कॉट, क्या बनाने के लिए, चारपाई वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बस यही कहानी है। 100 का प्रयोग किस, 100 की जगह किसका यूज करेंगे। अब देखो उसने काटा होगा, अब तुम कह रहे हो बोले भैया मैं तो फर्स्ट फॉर्म ही लगाऊंगा, अरे फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे तो 100 की जगह 100 आएगा। और दूसरी बात, ये ऐसा एक्शन है नहीं जो फ्रीक्वेंसी में होता हो, तो फ्रीक्वेंसी तो इसके थ्रू दिखा नहीं सकते। किसका यूज करोगे, द वुड कटर सॉर्ट, किसका यूज करोगे, सॉर्ट का। 15 नंबर पे आओ। अ प्रॉपर्टी डीलर वॉज शॉट डेड, वॉज वर्ग के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, एक बात पक्की है, वॉज वर्ग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो शूट होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, शूट वर्ब की कौन सी फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म। और इसकी जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनती है वो शॉर्ट बनती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें सिंगल ओ होता है, तो वॉज वर्ग के साथ अगर रख रहे हो तो वॉज शॉट डेड, वॉज वर्ग के साथ अगर रख रहे हो तो सिंगल ओ का यूज करेंगे, ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है। 16 नंबर पे आ जाइए भाई साहब। when the robbers had put all the money in the bag they fled, रॉबर्स ने अपने सारे पैसे जब जो है बैग में रख लिए वो भाग गए, तो रॉबर्स प्लूरल है उसके लिए दे आ गया। एक शब्द आया फ्लीड, फ्ली, क्या शब्द होता है, फ्ली, फ्ली का मतलब किससे, भाज लिख दिया मैंने भी, ये तो ग्रामीण वाली बात हो गई एकदम। भाग जाना, स्कूल में हमारे कई बच्चे बोल देते थे। चलो खैर, फ्ली का मतलब किससे है, भाग जाने से। लेकिन बात क्या है जानने की, जो फ्ली की सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है वो फ्लैड होती है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लैट, इसमें सिंगल ई होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल ई होता है, ठीक है। एक चीज और, जो शब्द फ्ली होता है इसका मतलब भागने से होता है, बोले सर रन भी तो शब्द है, बिल्कुल सही है। रन के साथ अवे लगाते हैं, रन अवे मतलब भाग जाना, और फ्ली के साथ कभी अवे नहीं लगता, ध्यान रखना। फ्ली का मतलब भाग जाने से है और रन के साथ अवे लगाना पड़ेगा, रन अवे मतलब भाग जाना। तो रन के साथ जनरली हम अवे लगा लेते हैं, लेकिन फ्ली के साथ अवे का यूज नहीं होता। फ्ली की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फ्लैड से बनती है, ये भी तुम्हें ध्यान होना चाहिए। तो दे फ्लीड, दे फ्लीड का मतलब है आप एक सिंगल ई का यूज करेंगे, FLED, फ्लैड, फ्लैड हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर देखिएगा साहब। When the village was attacked, loud cries rended the air, ठीक है, लाउड क्राइज, क्राउड रेंडेड द एयर। जो शब्द होता है वो रेंड होता है, ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रेंट बनती है। रेंट का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज को फाड़ना या चीर डालना, किसी चीज को चीर डालना। यहाँ पर जगह की बात चल रही है, उस जगह को चीर फाड़ दिया, मतलब जो जो क्राइज है हवा को उसने चीर फाड़ दिया। व्हेन द विलेजर्स वाज अटैक, अच्छा केवल विलेज है, द व्हेन द विलेज वाज अटैक, जब गांव पर अटैक किया गया, लाउड क्राइज, जो लोग बाग चिल्ला रहे थे, रेंडेड द एयर, वो
वो जो आवाज थी उनकी चिल्लाने की, उन्होंने हवा को भी भेद दिया, हवा को भी फाड़ दिया, और चारों तरफ वो है चिल्लाने की ही आवाज थी। आप ये कहना चाह रहे हो कुल मिला के चीर फाड़ करना या किसी चीज को फाड़ देना, चीर डालना, हवा को चीरने की बात चल रही है, उसके लिए शब्द रेंट शब्द का यूज हुआ, जिसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रेंट बनती है। ईडी लगाकर काम नहीं चलेगा, रेंट देगा, ठीक है। अब रेंट का मतलब बोले जी ये तो किराएदार वाली बात हो रही है, अरे ऐसा नहीं है, हालांकि वो मीनिंग बैठ जाएगा लगाना चाहो तो। 18 नंबर, शी ऑलवेज इफेक्ट्स इलनेस व्हेन शी इज आस्क्ड टू स्टडी। बताओ भाई, बड़े काम की चीज है। देखो ये दोनों बड़े काम के हैं वैसे तो। बहुत सारी बातें हैं इनको समझने के लिए कि इफेक्ट और अफेक्ट का प्रयोग क्या है, लेकिन मतलब वैसे तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से भी बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक चीज पाई है कि इफेक्ट अफेक्ट में अमूमन कंफ्यूजन रहता ही है ना। आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की नजर से चलेंगे, नाउन वर्ब की नजर से चलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने इसके लिए एक चीज जानी है कि आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, इफेक्ट अफेक्ट के आपको आपको वर्ब के मीनिंग याद रखने हैं, मीनिंग से चलोगे कंफ्यूज नहीं होगे। पहली बात, अफेक्ट और इफेक्ट में पहला फर्क ये है कि जो इफेक्ट शब्द है वो क्या भी बन सकता है, इफेक्ट शब्द जो है वो नाउन भी बन सकता है। ध्यान रखना, नाउन बनने वाला कौन है, बोले जी नाउन कौन बन सकता है, नाउन बन सकता है इफेक्ट। केवल इफेक्ट ही है जो क्या बन सकता है, नाउन बन सकता है। अफेक्ट में नाउन बनने गुण नहीं होता, ठीक है। बाकी वर्ब के मामले में दोनों सेम है, अफेक्ट भी वर्ब होता है और इफेक्ट भी क्या होता है, वर्ब होता है। लेकिन अगर कहीं नाउन चाहिए, मैंने आपसे कहा अफेक्ट और इफेक्ट तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है और तुम्हें नाउन चाहिए, तो तुम्हें मीनिंग वीनिंग कुछ नहीं देखना, नाउन केवल कौन बन सकता है, इफेक्ट बन सकता है। लेकिन अगर तुम्हें वर्ब चाहिए तो वर्ब के रूप में तुम अफेक्ट को भी ढूंढोगे, इफेक्ट को भी ढूंढोगे, दोनों को तुम ढूंढोगे। अगर बात समझ में आई जरा देखो, शी ऑलवेज इफेक्ट्स इलनेस। अब देखो यहां पर वर्ब चाहिए, शी सब्जेक्ट हो गया साहब, और यहां पर आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, ठीक है। शी ऑलवेज इफेक्ट इलनेस, वो हमेशा क्या होती है, प्रभावित होती है। इलनेस मतलब किससे, बीमारी से। हमें व्हेन शी इज आस्क्ड टू स्टडी, अच्छा प्रभावित नहीं है, यहाँ पे बहाना करना है। तो अफेक्ट के दो मतलब निकलते हैं वर्ब के रूप में, प्रभावित करना या फिर बहाना करना, प्रभावित करना या फिर क्या करना, जो है बहाना करना। अब मैं आपसे कह रहा हूं सेंटेंस का मीनिंग देखो, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग किससे है, सेंटेंस का मीनिंग किससे है, प्रभावित करने से, बहाना करने से, बदलाव लाने से। शी ऑलवेज अफेक्ट्स इलनेस व्हेन शी इज आस्क्ड टू स्टडी, जब उससे आस्क्ड टू स्टडी मतलब पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो हमेशा क्या करती है, हमेशा बहाना करती है, किसका, बीमारी का। जब भी पढ़ने के लिए कहते हैं बहाना करती है, बहाना करने के लिए जो वर्ब है वो क्या है, अफेक्ट है। क्या है, अफेक्ट है। अगर बात समझ में आई हो तो किसका यूज करेंगे, अफेक्ट का। शी ऑलवेज अफेक्ट्स, बोले सर फर्स्ट फॉर्म क्यों, ऑलवेज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हो, बार बार कोई काम हो रहा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। शी ऑलवेज अफेक्ट्स इलनेस व्हेन शी इज आस्क्ड टू स्टडी, जब उससे पढ़ने के लिए कहा जाता है, हमेशा बीमारी का बहाना करती है। बहाना करने के लिए किसका यूज करेंगे, अफेक्ट का यूज करेंगे। सेंटेंस नंबर 18 है, ऐसे वाले सेंटेंस मैंने बहुत सारे डाले हैं, डाले इसलिए हैं क्योंकि पेपर में बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूज अमूमन करता है, तुम्हें पता होना चाहिए अफेक्ट और इफेक्ट में जो है डिफरेंस। बाकी इफेक्ट का मतलब क्या होता है, बदलाव लाना। देखो इस चीज को ऐसा भी याद रख सकते हो, अगर नाउन चाहिए तो इफेक्ट आएगा, और अगर बदलाव लाने का मीनिंग चाहिए तो क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। वरना हर जगह क्या आएगा, अफेक्ट आएगा। नाउन चाहिए तो इफेक्ट आएगा, और बदलाव लाने की बात करते हैं आप, सेंटेंस में मीनिंग में है बदलाव लाना, तो बदलाव लाने के लिए क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। वरना कुछ भी आए, क्या मतलब है मुझे मतलब नहीं है, वरना क्या आएगा, बोले वरना क्या आएगा, अफेक्ट आएगा। वरना तो क्या ही आएगा, अफेक्ट आएगा। इतनी सी बातें सोचने की, या तो ऐसे याद कर लो, बाकी तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। चलो खैर, आंसर देख लिया हमने। 19 नंबर पे चलते हैं। Stones should not be thrown by those who live in glass houses. थ्रोन, गद्दी वाली बात चल रही है क्या, थ्रो थ्रू थ्रोन होता है ना। पत्थर फेंकने की बात चल रही है ना,
किसकी बात चल रही है? पत्थर फेंकने की बात चल रही है। और पत्थर फेंकना जो है थ्रो से बनेगा, ठीक है, थ्रो थ्रू थ्रोन, थ्रो थ्रू थ्रोन, तो स्टोन शुड नॉट बी थ्रोन। मॉडल के साथ अगर बी आ जाए तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखना। मॉडल के साथ बी आ जाए तो थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म क्या आएगी? थ्रोन आएगी। थ्रोन, ये थ्रोन वो वाला थ्रोन नहीं, गद्दी वाला, सिंहासन, वो वाला राजा महाराजा वाला जो तो थ्रोन होता है, ठीक है। स्टोन शुड नॉट बी थ्रोन। क्या कह रहा था मैं? खैर चलो, खैर आ जाओ। इफ आई लिव इन द कंट्री साइड आई कुड बी मच हेल्थियर। यार ये सेंटेंस पहले नहीं आया? आ गया ये, चलो खैर। इफ के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? बोले सर सेकंड फॉर्म। बहुत बढ़िया। अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म तो अगले वाले हिस्से में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बोले जी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे कुड आया है। मैं आपसे पूछूं कुड की आवश्यकता है, तो आपको पता होना चाहिए जो कुड मॉडल है गाइस, वो या तो एबिलिटी दिखाता है पास्ट की, प्रेजेंट की नहीं, पास्ट की एबिलिटी दिखाता है, या फिर इनफॉर्मल परमिशन की बात करेगा। परमिशन तो क्या, रिक्वेस्ट की बात कर लेगा, कुड यू हेल्प मी, रिक्वेस्ट वगैरह की बात करेगा, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इफ आई लिव्ड इन द कंट्री साइड आई कुड बी मच हेल्थियर। यहाँ पर ना तो एबिलिटी दिखा रहे हो कि मैं जो हूँ हेल्थियर होता, आप कह रहे हो अगर मैं कंट्री साइड रहता होता तो मैं हेल्थी होता। तो ना तो रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो, ना तुम एबिलिटी की बात कर रहे हो, और रिक्वेस्ट एबिलिटी की बात नहीं कर रहे हो, तो कुड की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कुड की आवश्यकता नहीं है। किसका ही यूज करो? वुड का ही यूज करो, बेहतर होगा कि वुड लगाओ, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखो। 21 नंबर। कोई समस्या? वैसे तो कंडीशनल एक आधा सेंटेंस मिल गया तुम्हें, कंडीशनल के सेंटेंसेस अलग हैं, टेंशन ना लो। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? इफ के साथ अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो इफ के अगले वाले हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ये तो हमें पता होना चाहिए। वैसे तो कंडीशनल की क्लास अलग है, आपको पता ही है, ठीक है, मैंने शुरू में ही बता दिया था। इफ के साथ वाले हिस्से में अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो अगले वाले हिस्से में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बड़ी कॉमन सी बात है। इफ के साथ वाले हिस्से में अगर सेकंड फॉर्म कहीं दिख जाए तो अगले वाले हिस्से में वुड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ के साथ वाले हिस्से में अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो उसके अगले वाले हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके अगले वाले हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। इतनी सी कहानी है। इफ के साथ वाले में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया तो अगले वाले में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, जो कि दे रखा है। सेंटेंस में कोई कमी नहीं है, नो एरर चुनेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 22 नंबर देखिएगा। इंडियन गवर्नमेंट्स प्लानिंग टू अफेक्ट मैनी चेंजेस, प्लानिंग टू अफेक्ट या इफेक्ट मैनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बता के आया हूं सेंटेंस नंबर 18 में। कौन से सेंटेंस नंबर में? 18 में, कि भाई अगर नाउन चाहिए, अगर नाउन चाहिए तो इफेक्ट का यूज कर लो, ठीक है। या फिर बदलाव लाने की बात कर रहे हो, अगर बदलाव लाने का मीनिंग है किसी चीज में बदलाव लाना, तो भी किसका यूज कर लो? इफेक्ट का यूज कर लो। लेकिन इफेक्ट इस टाइम पे क्या होगा? वर्ब होगा। और जब इफेक्ट का मतलब जो है नाउन से होगा, सॉरी गाइस, है ना, हाँ जी, अगर बदलाव लाने का मीनिंग चाहिए तो इफेक्ट वर्ब के रूप में आ जाएगा। और हाँ, अगर नॉर्मल इफेक्ट चाहिए साहब, कि इफेक्ट जो है, हो गया ना, मैं ही चाह रहा था कि रफ ना हो, वो रफ ही हो गया। अगर नाउन के रूप में चाहिए तो भी केवल क्या आ सकता है? इफेक्ट आ सकता है साहब। बस इतनी सी कहानी है। आपको क्या चाहिए? टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? बोले जी फर्स्ट फॉर्म। अब अगर आपको बदलाव लाने का मीनिंग चाहिए तो इफेक्ट लगाओ, और बदलाव लाने का मीनिंग नहीं चाहिए तो फिर अफेक्ट लगाओ। बाकी अफेक्ट के मीनिंग क्या होते हैं? बोले जी प्रभावित करने से मीनिंग निकल जाता है अफेक्ट का, या फिर आप कह सकते हैं कि बहाना करने से, दिखावा करने से मीनिंग निकल सकता है अफेक्ट का, ठीक है। तो बस वही चीज है। अब जरा चेक कर लो, इंडियन गवर्नमेंट्स प्लानिंग टू। अब मेन बात यह है कि इन्होंने वर्ब गड़बड़ कर दी ना शुरू में, कहने को तो मैं कुछ भी कह लूं। इंडियन गवर्नमेंट की प्लानिंग इज प्लानिंग टू अफेक्ट। अब देखो, या फिर एक काम करो, अपोस्ट्रॉफी लगा लो, है ना, अपोस्ट्रॉफी गवर्नमेंट, ऐसा कर लो, इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग, इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है? प्लान कर रही है टू अफेक्ट मैनी चेंजेस, बहुत सारे बदलाव लाने की। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। अब मीनिंग किसका चाहिए? बदलाव लाने का। और अगर बदलाव लाने का मीनिंग चाहिए तो अफेक्ट चाहिए, इफेक्ट चाहिए? बोले जी इफेक्ट चाहिए, ठीक है। और इफेक्ट चाहिए तो टू के साथ इफेक्ट लगा, और बात बढ़िया एकदम सही है। आंसर बनेगा किसमें? ए फॉर एप्पल में। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देखो। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड आई कुड लर्न अ बिग डील ड्यूरिंग द 2 years आई स्पेंट इन इंग्लैंड।
हाँ जी बढ़िया सेंटेंस है 23 नंबर। आई हैव ऑलरेडी मेंशन, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं जो हूँ ग्रेट डील, मैं बहुत कुछ सीख पाया हूँ ड्यूरिंग द 2 ईयर्स, उन 2 सालों में। आई स्पेंट इन इंग्लैंड, जो मैंने इंग्लैंड में बिताए थे वो 2 साल, उन 2 सालों में मैं बहुत कुछ सीख पाया हूँ। आप ये कह रहे हो, अच्छी बात है साहब, तुम 2 सालों में बहुत कुछ सीख पाए। तो आपने लिखा आई कुड लर्न, मैं अ ग्रेट डील, मैं बहुत कुछ सीख पाया हूँ, बहुत बढ़िया साहब। लेकिन देखो दो प्रकार का सीखना होता है, दो प्रकार की एबिलिटी होती है। आप 2 साल में कुछ सीख पाइए, आपकी एबिलिटी है, मान लेते हैं साहब। मैं आपसे कहूँ कैन या कुड का प्रयोग करते हैं? बोले सर करते हैं। कैन या कुड किसके लिए आता है? एबिलिटी के लिए आता है, ठीक है। और एक शब्द होता है एबल टू, ठीक है। इससे पहले जनरली जमार वाजवर आता है। ये जो एबल टू होता है ये भी किसके लिए आता है? एबिलिटी के लिए आता है। लेकिन देखो अगर आप नेचुरल एबिलिटी की बात करें, अगर आप नेचुरल एबिलिटी की बात करते हैं तो आप कैन या कुड का ही यूज करेंगे जब आप कभी भी किसी भी नेचुरल एबिलिटी की बात करें। लेकिन अगर आप स्पेशल स्पेशल किसी स्पेशल एबिलिटी की बात करते हैं तब आप किसका यूज करेंगे? एबल टू का यूज करेंगे। जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि भाई 4 मिनट में जो है, या चलो 5 मिनट में मैं तुमसे कहता हूं, चलो 5 में तो वैसे कुछ बच्चे दौड़ जाएंगे, ग्रामीण बच्चे होते हैं अच्छा दौड़ जाते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि 4 मिनट में 1600 मीटर दौड़ जाओ, ठीक है। 4 मिनट में 1600 मीटर दौड़ जाओ, तो तुम मना कर दोगे कि यार हमारे बस की बात नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए कि भाई मुश्किल हो जाएगा काम, क्योंकि 4 मिनट में 1600 मीटर मतलब 1 मिनट में 400 मीटर, जो कि बहुत मुश्किल काम है साहब। मान लिया चलो जी मुश्किल है। लेकिन अब मैं तुमसे कहूं कि भाई ऐसा है, तुम्हारे पीछे 2 कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे और तुम्हें भागना है 1600 मीटर, कितने मिनट में? 4 मिनट में। वरना जो है भाई ये जो है बहुत एकदम ऐसी ब्रीड के जो है डॉग्स हैं जो खा जाएंगे, तुम्हें मार देंगे। हो सकता है कोई भाग जाए, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में तुमसे मैं कहूँ भाग के जाना है 1600 मीटर 4 मिनट में, नहीं भाग सकते क्योंकि वो तुम्हारी नेचुरल एबिलिटी नहीं है। लेकिन एक स्पेशल एबिलिटी ये हो गई जब मैंने कहा तुम्हारे पीछे छोड़ दिए गए भाई साहब 2 जर्मन शेफर्ड, खा जाएंगे अगर रुक रुक गए तो तुम। कैसी एबिलिटी बन जाएगी? वो स्पेशल एबिलिटी बन जाएगी। वही सिचुएशन है। अगर आप जनरल एबिलिटी की बात करते हो, कैसी बात करते हो? जनरल एबिलिटी की बात करते हो। जैसे मैं कहता हूँ कोई व्यक्ति गरीब है तो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता कि भाई पैसा नहीं है, नहीं पढ़ा पाया, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी अपने बच्चे को पढ़ा सका। नेचुरल एबिलिटी नहीं है, स्पेशल एबिलिटी है। नेचुरल एबिलिटी तो ये थी कि पैसे नहीं थे तो नहीं पढ़ा पाया, लेकिन गरीब होने के बावजूद पढ़ा लिया। कैसी एबिलिटी हुई? स्पेशल एबिलिटी हुई। समझे? कॉन्टेक्स्ट समझो क्या है। तो अब हमारे सामने नियम क्या आता है या इन जनरल क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि कैन कोड का और एबल टू का प्रयोग एक साथ नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं करते? क्योंकि एबिलिटी को दिखाने के लिए दोनों आते हैं। एबल टू का प्रयोग भी एबिलिटी को दिखाने के लिए होता है और कैन कोड का प्रयोग भी एबिलिटी को दिखाने के लिए होता है। इसलिए इन दोनों का प्रयोग साथ में नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन जनरल हमें डिफरेंस नहीं पता होता कि कब कैन कोड आ सकता है, कब एबल टू आ सकता है। तो मैं डिफरेंस की ही बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि नेचुरल एबिलिटी है जो मुझे जैसे मैं कहता हूं आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, जितना भी वजन है मुझे लगता है मैं उस बॉक्स को उठा सकता हूं, तो मेरी नेचुरल एबिलिटी हो गई। लेकिन हाँ कुछ स्पेशल सिचुएशन आ गई कि भाई हाँ ठीक है, तो उसको स्पेशल एबिलिटी मान लें। जैसे इसको पढ़ो, आई हैव ऑलरेडी मेंशन आई कुड लर्न अ ग्रेट डील ड्यूरिंग द 2 ईयर्स आई स्पेंट इन इंग्लैंड। 2 साल में कुछ सीख पाता है ना सीख पाता, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो जो है बहुत अच्छे से सीख पाया जब वो 2 साल इंग्लैंड में था। जनरल एबिलिटी ये है कि मैं अपने घर हूं, कहीं भी हूं, मैं सीख रहा हूं। लेकिन आपने कहा जब मैं इंग्लैंड में था उन 2 सालों में मैं बहुत अच्छा सीख पाया। जनरल एबिलिटी नहीं है, स्पेशल एबिलिटी है। कैसी एबिलिटी है? स्पेशल, क्योंकि आप अलग जगह उन 2 साल में अच्छा सीख पाए जो तुमने कहा गुजारे इंग्लैंड में। जनरली जो तुम सीख रहे हो, लेकिन इंग्लैंड में जो 2 साल तुमने सीखे वो भाई वो स्पेशल है। जनरल एबिलिटी नहीं, स्पेशल है कि भाई इंग्लैंड में जो 2 साल थे भाई उसमें मैंने बहुत अच्छा सीखा, तो स्पेशल एबिलिटी है। स्पेशल एबिलिटी है तो कोशिश करो कि कुड के बदले किसका यूज करो? एबल टू का। आई हैव ऑलरेडी मेंशन आई was able to learn a great deal during the 2 years I spent in England। ठीक है, किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? एबल टू का यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हार्ड वर्क इज बाउंड टू इफेक्ट योर हेल्थ। जो हार्ड वर्क है वो मतलब ये निश्चित है कि वो क्या करेगा? तुम्हारी हेल्थ को प्रभावित करेगा। अब यहां पर इफेक्ट आया है, टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं इफेक्ट की बात करूं तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, इफेक्ट अगर नाउन बनता है उसका मतलब किससे निकलता है? प्रभाव से। लेकिन अगर इफेक्ट वर्ब बनता है
इफेक्ट अगर वर्ब बनता है तो उसका मतलब किससे है? बदलाव लाने से। ठीक है, अब यहां पर ना तो बदलाव लाने की बात चल रही है, यहां पर बात चल रही है प्रभावित करने की। एक शब्द होता है अफेक्ट, अगर वो वर्ब बनता है उसका मतलब किससे होगा? प्रभावित करना। और साथ में वो वर्ब अगर बनता है तो उसका मतलब क्या भी होता है? बहाना या फिर दिखावा करना। तो ये मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले ही। तो हार्ड वर्क इज बाउंड टू, प्रभावित करना, अफेक्ट, हार्ड वर्क इज बाउंड टू अफेक्ट, बोले वो निश्चित है कि वो प्रभावित करेगा तुम्हारी हेल्थ को। अगर तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हें प्रभावित करेगा। प्रभावित करने का मीनिंग है, और प्रभावित करने के लिए अफेक्ट शब्द का यूज करेंगे, ना कि इफेक्ट का। 25 नंबर देखिएगा, करप्शन हैज ट्रमेंडस, करप्शन का जो है ट्रमेंडस क्या है? ट्रमेंडस क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा साहब? नाउन आएगा। और अगर नाउन आएगा तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, नाउन के रूप में केवल कौन काम करता है? इफेक्ट काम करता है, ट्रमेंडस इफेक्ट। और इस इफेक्ट जब जब ये नाउन बनता है, इसका मतलब किससे होता है? प्रभाव से होता है। सोचने समझने की जरूरत नहीं है, नाउन चाहिए तो केवल इफेक्ट लगा दो, नाउन चाहिए तो केवल क्या लगा दो? इफेक्ट लगा दो। नेक्स्ट देखो, inflationary trends in market have affected the prices adversely। अब देखो यहां पर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड हैं कि भाई जो महंगाई से रिलेटेड ट्रेंड्स हैं मार्केट में, हैव इफेक्टेड, उन्होंने प्रभावित किया है ना? उन्होंने प्रभावित किया। और प्रभावित करने के जो मीनिंग होता है, प्रभावित करने के लिए जो मीनिंग होता है वो अफेक्ट होता है। अभी पिछली ही स्लाइड में बताया था। और अफेक्ट का क्या लगे बनेगा? अफेक्टेड, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो अफेक्टेड आ जाएगा। यहां पर अफेक्टेड का मतलब किससे होगा? प्रभावित करने से। मुझे लगता है अब ये बात तुम्हारे समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी। प्रभावित करना, इसलिए जो है प्रभावित करना या दिखावा करना या फिर नाउन के रूप में, प्रभाव के रूप में, बदलाव लाने के रूप में, सारे सेंटेंस मैंने जो है इससे रिलेटेड डाल दिए और सारे के सारे तुम्हारे पूरे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अब, द पुअर वुमन ले द कैटल डाउन, ले द कैटल ऑन द फायर एंड वेंट आउटसाइड। द पुअर वुमन ले द कैटल ऑन द फायर एंड वेंट आउटसाइड। ठीक है साहब, जो पुअर वुमन है उसने जो कैटल को कहाँ रखा? मतलब कैटल रखी और फायर पे, और वो बाहर चली गई। चलो साहब, क्या कहें? देखो यहां जो सवाल है वो ले वर्ब का है। देखो कहना तो क्या है कि ये वर्ब अगर तुम्हें नहीं आती है तो समझ लो मुश्किल है। एसएससी में इससे ज़्यादा जो है सवाल किसी वर्ब पे नहीं पूछेगा, या कंफ्यूजिंग वर्ब में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो ले पूछा जाता है। ठीक है, एक तो होता है लाई, लाई, लाइड और लाइड, जिसका मतलब किससे होता है? झूठ बोलने से साहब। ठीक है, तो इसको तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने वाला मीनिंग तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है साहब, एक होता है लाई, ले, लेन। ठीक है, देखो मेन पता क्या फर्क पड़ता है, अगर आप इसकी भी बात करो या मैं आप लाई ले लेन की, लाई लाइड लाइड की बात करो, इस प्रकार की वर्ब में, या मैंने इससे पहले जो है अभी इससे पहले एक एग्जांपल की बात करी थी, गिरने वाली, गिराने वाली, इन वर्ब्स में मेन चीज यही मैटर करती है कि आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पहचान पा रहे हैं तो मुझे लगता है फिर आपका आधा काम तो सफल हो गया, आधा काम तो आप निपटा चुके हैं। अगर आप ये बात पहचान पाए कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, फिर तो कोई समस्या की बात ही नहीं है। मेन दिक्कत तब आती है जब आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में समस्या है, जब आप यही ना पहचान पाओ कि ट्रांजिटिव है या क्या है, इंट्रांजिटिव है। अच्छा, कुछ बच्चे मीनिंग से निकालते हैं, वो भी ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मीनिंग से कर सकते हो तो मुझे लगता है वो भी ठीक है, बशर्ते तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, मेरा तरीका जो है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पे ज़्यादा बेहतर जो है डिपेंड करता है। लेकिन अभी जैसे कि मैं तुम्हें केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से ज़्यादा नहीं पता होगा या नहीं आता होगा, तो मैं मीनिंग पे डिपेंड होकर चल रहा हूँ। लेकिन अगर आप जो है बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव एक बेहतर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो साहब, क्या बता रहा था मैं? लाई लाइड लाइड हो गया, लाई ले लेन हो गया। ठीक है, चलो साहब, पुअर वुमन ले द कैटल ऑन द फायर। ठीक है, पुअर वुमन ले द कैटल ऑन द फायर। चलो साहब, उसने जो है कैटल को रख दिया। अब बात यह है, अगर आप ऑब्जेक्ट की नजर से देखो कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है क्या? कैटल। क्या रख दिया? कैटल रख दिया। क्या रख दिया? कैटल रख दिया। तो दो अर्थ बचते। पहली बात तो झूठ बोलने वाले से मतलब नहीं है मुझे,
झूठ बोलने वाले तो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। दो बात है ना, एक होता है लाई ले लेन, एक होता है ले लेड लेड। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करता है, और अगर मैं इसकी बात करूं लाई ले लेन की तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करता है। तुम्हें ये बात पता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता है तो मीनिंग पे आ जाओ, ठीक है। अगर तुम्हें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है। अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है तो तुम्हें पता होना चाहिए यहां पर सेकंड फॉर्म की बात हुई है। सेकंड फॉर्म ट्रांजिटिव में कौन सी होती है? ट्रांजिटिव में सेकंड फॉर्म लेड होती है। ले काटो, लेड लिख दो, जय माता दी। नहीं पता तो मीनिंग पे आ जाओ साहब। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है किसी चीज का, लाई ले लेन का मतलब होता है रखा होना, या मैं कह सकता हूं पड़ा होना, ठीक है। और यहां रखा होना खुद से नहीं है, रखा गया है, तो आप कहेंगे रखना। यहां पर रखा होना नहीं है, यहां पर है रखने से, तुमने करा है कोई काम, ठीक है। द पुअर वुमन ले द कैटल ऑन द फायर, तो भाई वही बात है, उसने रखी, रखने का मीनिंग है, रखने का मीनिंग है, और सेकंड फॉर्म चाहिए तो कौन आएगा? रखने का मीनिंग है, सेकंड फॉर्म चाहिए तो कौन आएगा? बोले जी लेड आएगा। द पुअर वुमन लेड द कैटल ऑन द फायर एंड वेंट आउटसाइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, ये तीनों के तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है कन्फ्यूजन से, लेकिन साथ में चलता है तो मैंने बता दिया। जो मेन है वो तुम्हारे दो लोग हैं जो तुम्हें खास करके ध्यान रखना है, ये तुम्हें अमूमन कंफ्यूज करेंगे। लाई ले लेन इंट्रांजिटिव की तरीके से काम करता है। आपको लगता है आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, लाई ले लेन में से कोई भी चुन लो। आपको लगता है आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है, तो किससे चुन लो? ले, लेड और लेड से चुन लो। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। अगर बात समझ में आई हो तो आगे चलते हैं। दीज लॉन्स आर लेन विद वेलवेट ग्रास। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा कभी भी इजमार वॉज वर मिल जाए तो इजमार वॉज वर के साथ लेन तो जीवन में आ ही नहीं सकता। इजमार वॉज वर के साथ लेन तो जीवन में नहीं आ सकता। बोले सर ये क्या बात बता दी, क्यों नहीं आ सकता? एक बार देखना, मैंने आपको लाई ले लेन क्या बताया था? इंट्रांजिटिव बताया था। क्या क्या बताया था? इंट्रांजिटिव। और ले लेड लेड क्या बताया था? ट्रांजिटिव बताया था। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें इस बात का नहीं पता होना चाहिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव वॉइस नहीं बनते। बताओ, अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो अगर आप इजमार के साथ थर्ड फॉर्म रख रहे हो इजमार के साथ थर्ड फॉर्म रख रहे हो, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसी स्ट्रक्चर है। ये पैसिव स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? पैसिव स्ट्रक्चर। दीज लॉन्स, ये जो लॉन्स हैं, आर लेन विद वेलवेट ग्रास, इसमें जो बिछाई गई है वो क्या बिछाई गई? वेलवेट ग्रास। किसके द्वारा? ABCD किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी के भी द्वारा बिछाई गई, वो चीज अलग है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। अगर ये पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब थोड़ी रख दोगे, पैसिव वॉइस में तो ट्रांजिटिव रखी जाएगी, और अगर ट्रांजिटिव रखी जाएगी तो बोले जी क्या रखा जाएगा? लेड। लेड कौन सी होती है? ट्रांजिटिव होती है। दीज लॉन्स आर लेड विद वेलवेट ग्रास, इस अमार के साथ लेड आएगा। आर लेन तो कभी भी नहीं आ सकता। इजमार के साथ अगर तुमने लेन रखा देख लिया तो समझ लो ब्रह्मांड की सबसे गलत चीज है ये। समझे नहीं? ये तो ग्रामेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। देयर वॉज सच अ क्राउड, ठीक है, दैट ही वुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर। ऐसा क्राउड था कि वो अपने दोस्त को नहीं ढूंढ पाया। बहुत बढ़िया, अपने दोस्त को नहीं ढूंढ पाया। कुड का यूज करेंगे, वुड नहीं आएगा। कुड क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? एबिलिटी दिखा रहा है। बोले सर एबिलिटी कहाँ है? नॉट आ गया। अरे तो क्या हो गया? नेगेटिव एबिलिटी है। आपने वो जो व्यक्ति है, इतना क्राउड था, ही जो है नहीं ढूंढ पाया, उसकी एबिलिटी जो है काम नहीं कर पाई, वो अपने जो है भाई को ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाया। अगर वो हो पाता तो उसकी एबिलिटी थी, ही कुड फाइंड, वो ढूंढ सका, वो नहीं ढूंढ सका। तो निगेटिव एबिलिटी दिखा रहे हो या पॉजिटिव एबिलिटी दिखा रहे हो उस बात समझ नहीं, लेकिन एबिलिटी दिखा रहे हो, उसकी सक्षमता दिखा रहे हो। और अगर वो सक्षम है नहीं है वो चीज अलग है, लेकिन एबिलिटी दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे? कुड का। अगर कुड यूज करेंगे, वुड हटाओ, कुड लिखो। द मदर आस्क्ड मी टू लाई द टेबल फॉर द गेस्ट। मेरी माता जी ने मुझसे क्या कहा? टेबल रखने के लिए कहा। अब भाई टेबल रखने के लिए कहा तो फिर वही बात है, अगर तुम समझदार हो तो यहां आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है। अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। अच्छा, टू के बाद रख रहे हो तो ट्रांजिटिव की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। हो गया काम। अगर तुम समझदार हो तो लाई जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंट्रांजिटिव फैमिली से आती है। किस फैमिली से आती है? इंट्रांजिटिव वर्ब की फैमिली से आती है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है लाई, ले, लेन, ठीक है साहब। अगर मैं बात करूं ले, लेड और लेड, ये जो है किस फैमिली से आती है? ट्रांजिटिव फैमिली से आती है। ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये वाली है। आपको कैसी चाहिए? आपके पास ऑब्जेक्ट रखा है, तुरंत ही बात।
वर्ब के बाद क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है तो ट्रांजिटिव चाहिए। ट्रांजिटिव कौन होता है, बोले साहब ले होता है। तो लाई काट दिया जाए, मैंने कहा काट दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, ले लिख दिया जाए। टू ले द टेबल फॉर द गेस्ट, कि टेबल डाल दी जाए किसके लिए, रख दी जाए गेस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ललिता हैज लेड इन द बेड फॉर 2 आवर्स, कि भाई वो 2 घंटे के लिए लेट गई। अगर वो लेट गई तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बोले सर पैसिव वॉइस तो है नहीं, मैंने कहा नहीं है। आपके पास जो वर्ब रखी है, इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, सोच के देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या इसके पास ऑब्जेक्ट है, नहीं। इन प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट द बेड है। फॉर प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है 2 आवर्स। लेकिन आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, बोले सर नहीं है। इसका मतलब आपकी वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव वर्ब की आपको कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर तुम समझदार हो तो इंट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन होती है, बोले सर लेन होती है। इंट्रांजिटिव की थर्ड फॉर्म कौन होती है, बोले सर लेन होती है। अगर इंट्रांजिटिव की थर्ड फॉर्म लेन होती है तो फिर क्या रख दिया जाए, लेन रख दिया जाए, लेड या लेन। बाकी अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो इसका मीनिंग जो है पड़े होना, है ना, या फिर लेटने से निकल जाता है, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ मीनिंग लेटने से निकल रहा है तो कोई समस्या। दूसरी बात, लेटा होना भी इंट्रांजिटिव एक्शन ही है ना। मैं आपसे कहूँ ये वाली बात समझनी पड़ेगी, कुछ नहीं है भाई, कोई एक्शन खुद हो रहा है इंट्रांजिटिव में रख सकते हो। लेटा होना इंट्रांजिटिव है, हाँ किसी को लिटाना ट्रांजिटिव होगा साहब। ठीक है, नेक्स्ट आओ। हेमलता ले द चाइल्ड ऑन द बेड, फिर वही बात, हेमलता ने बच्चे को जो है रखा, जो है बेड पे रखा, कीप हिम वार्म, टू कीप हिम वार्म, उसको जो है वार्म रखने के लिए। वर्ब आपकी है और वर्ब के बाद क्या रखा है, वर्ब के बाद आपका क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। अगर आप समझ रहे हो कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मतलब ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, अगर आप इसको फर्स्ट फॉर्म मान लो तो समस्या है, ये सेकंड फॉर्म है। क्यों है, क्योंकि बच्चे को बेड पे रखना और उसको वार्म रखने के लिए बच्चे को रखना, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे में क्या कर सकते हो, इसको सेकंड फॉर्म मानोगे। इसको क्या मानोगे, सेकंड फॉर्म मानोगे, क्योंकि सिंगल एक्शन नहीं है ना। क्या है ये, फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी मैं कह रहा हूं सिंगल एक्शन नहीं है, सिंगल एक्शन है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फिर ध्यान रखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अच्छा, ऑब्जेक्ट रखा है, ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म कौन होती है, लाए, सॉरी ले, लेड और लेड, ये हो गई ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म कौन होती है, बोले सर लेड होती है। हेमलता लेड द चाइल्ड ऑन द बेड, आप यहां लेड का यूज करेंगे। बाकी बोले सर मीनिंग से, रखना, उसने रखा बच्चे को, और रखने का मीनिंग किससे होता है, ले से होता है। ले का मतलब रखना होता है, ठीक है, और लाई का मतलब पड़े होने से होता है। तो फिर वही बात है, ले, लेड, लेड, रखने से है मीनिंग। आप सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे, बोले सर लेड लगाएंगे। 33 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट ऑन टेलीविजन इट कैन रेन दिस नाइट। ठीक है, इट कैन रेन दिस नाइट, इस रात जो है बारिश पड़ सकती है साहब। बारिश के पड़ने के लिए आपने कैन लगा दिया, गलत है। ठीक है, अगर आप स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए मे का यूज करते हैं, है ना, और लेस प्रोबेबिलिटी के लिए माइट का यूज करते हैं। ठीक है, अगर लेस प्रोबेबिलिटी है किसी चीज की, प्रोबेबिलिटी कह लो, पॉसिबिलिटी कह लो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में है, और लेस पॉसिबिलिटी क्या है साहब, माइट है। ठीक है, और यूनिवर्सली एप्लीकेबल पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज कर लेते हैं कई बार, लेकिन उस चीज को छोड़ा जाए क्योंकि यूनिवर्सली एप्लीकेबल ये है नहीं। वेदर फोरकास्ट के हिसाब से टेलीविजन पे जो वेदर फोरकास्ट आ रहा है, आज रात को बारिश पड़ सकती है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो होती है जब आपके पास किसी बात को बिलीव करने का रीजन होता है। आपने टेलीविजन पे देख लिया, वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि बारिश पड़ सकती है। अगर आपने वेदर फोरकास्ट देख लिया, इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी आपकी स्ट्रांग होगी। और अगर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होगी तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। आप कहेंगे इट मे रेन दिस नाइट, हो सकता है आज रात को क्या पड़े, बारिश पड़े। कैन के बदले किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। ठीक है, 34 पे आ जाए। नेक्स्ट जनरेशन कैन फ्लाई टू द मून फॉर देयर हॉलीडेज। हाँ जी, नेक्स्ट जनरेशन जो है वो उड़ सकती है देयर हॉलीडेज, अपनी छुट्टी के लिए। चलो साहब, छुट्टी के लिए जा सकती हैं, उनकी एबिलिटी है। भाई एक बात बताओ, नेक्स्ट जनरेशन, अभी की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो कैन कैसे आ गया।
कैन तो प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाने के लिए आता है। बोले सर फ्यूचर, फ्यूचर की तो पॉसिबिलिटी होती है ना, फ्यूचर की क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है। और अगर पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी के लिए मॉडल कैन नहीं, किसका यूज करते हैं, मे का। पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन मे फ्लाई टू द मून, नेक्स्ट जनरेशन मे फ्लाई टू द मून, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज करेंगे, मे का। कैन क्यों नहीं आ सकता, प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन आता है, पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए कुड आता है। लेकिन एबिलिटी तो तब होगी ना जब तुम अभी मैं कहता हूं या तो हम जा सकते हैं, हमारे पास है क्षमता जाने की, लेकिन आपने कहा छुट्टियों के लिए मून पे जाना अभी पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर में होगा, तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, मे का प्रयोग करो, बेहतर होगा। ठीक है, 34 के बाद 35 पे आओ। माय मदर आस्क्ड मी टू ले डाउन, माय मदर आस्क्ड मी टू ले डाउन। भाई अब देखो डाउन जो है वो एडवर्ब है, नीचे लेटने की बात कही उन्होंने, है ना। तो यहाँ पे वर्ब के पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब आपकी कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। डाउन तो प्लेस है ना, और प्लेस क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। एंड टेक सम रेस्ट फॉर अ टाइम, कुछ टाइम के लिए रेस्ट के लिए कहा। इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसके पास अपना, जो इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, V1 है। क्यों V1 है, क्योंकि टू के बाद आई है। इंट्रांजिटिव की V1 कौन होती है, लाई होती है, लाई ले लेन होता है ना, लाई ले लेन, है ना। तो बाकी लेटने के लिए कहा मेरी माता ने मुझसे, टू ले डाउन, कि भाई नीचे लेट जाओ। ठीक है लेटना खुद से होगा, खुद से होगा तो फिर वही बात है, अगर लिटाना मीनिंग होता तो ले आता, लेटना है तो लाई आएगा। भगत सिंह लाई डाउन हिज लाइफ, भाई अब देखो भगत सिंह लाई डाउन, अब फिर वही बात है। मैं आपसे कहूं कि न्यूछावर कर दी उन्होंने अपना जीवन, उन्होंने अपना जीवन जो है न्यूछावर कर दिया, तो अब वही बात है फॉर हिज मदरलैंड। मैं आपसे कहूँ वो आपके पास ऑब्जेक्ट है, नहीं है, डाउन तो एडवर्ब है। अगर डाउन एडवर्ब है तो लाई जो है फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बनती है ले, और थर्ड फॉर्म बनती है लेन। ठीक है साहब, इंट्रांजिटिव की, किसकी, इंट्रांजिटिव वर्ब की। आपके पास ऑब्जेक्ट तो वैसे भी नहीं है। अगर आपको, अब भगत सिंह जी ने जो भी काम किया था पास्ट में किया था, अगर वो पास्ट में किया था तो पास्ट के लिए किसका यूज करेंगे, बोले सर ले का यूज करेंगे, तो लाई या ले का यूज करेंगे, क्योंकि बात पास्ट की चल रही है, सेकंड फॉर्म चाहिए, और सेकंड फॉर्म कौन होगी, ले होगी, लाई नहीं होगी। ले डाउन हिज लाइफ। नेक्स्ट देखिएगा, द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड वॉज हंग टू हिज क्राइम। हंग शब्द आया है, हैंग, हंग, हंग, और एक होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। ये होगा फांसी पर लटकाना, ठीक है, और ये होगा नॉर्मल किसी चीज को लटकाना या फिर टांगना। ठीक है, जैसे लटकाना या टांगना, जैसे मैंने कोट टांग दिया अपना जो है दरवाजे के बाहर, ठीक है, तो कोट को टांग रहा हूँ, फांसी नहीं दे रहा हूँ उसको, नॉर्मल टांगना है, तो उस टांगने के लिए हैंग, हंग, हंग का यूज करेंगे। लेकिन किसी को फांसी पर लटकाने की बात हो रही तो उसके लिए हैंग, हैंग्ड, हैंग का यूज करते हैं, डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। अगर सेंटेंस टू डेथ, क्रिमिनल को डेथ पे जो है दे दिया गया, तो नॉर्मल लटकाना तो नहीं, फांसी पे लटकाना है। फांसी पे लटकाने के लिए सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है हैंग्ड, हैंग्ड। तो वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म क्या आएगी, हैंग्ड आएगी। आप कहेंगे द क्रिमिनल वॉज हैंग्ड फॉर हिज क्राइम, उसको फांसी पर लटका दिया गया उसके क्राइम के लिए। 38 पे आइए साहब, द एग्जीक्यूशनर हंग हिम टिल ही डाइड, एग्जीक्यूशनर ने उसको जो है लटका दिया, टांग दिया, जब तक वो मरा नहीं। अब मर रहा है तो उसका मतलब फांसी की बात चल रही है, और फांसी की बात चल रही है तो क्या कहेंगे, हैंग्ड कहेंगे, फांसी के लिए क्या कहेंगे, हैंग्ड कहेंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म हैंग्ड आएगी, हालांकि यहाँ तो सेकंड चाहिए थी। हाँ जी, एज सुन एज वी अराइव्ड इन द डॉर्मेट्री वी हैंग्ड आवर पुलओवर्स, मतलब जो भी कपड़े वगैरह थे जब हम डॉर्मेट्री में आए तो हमने पुलओवर्स अपने जो है टांग दिए। अब यहाँ पर जो है टांगने का मीनिंग है ना, नॉर्मल, यहाँ फांसी नहीं दे रहे हो तुम अपने कपड़ों को, यहाँ तुम नॉर्मली टांग दे रहे हो, और नॉर्मल टांगने का मतलब किससे है, हंग से, हैंग, हंग, हंग। ठीक है, वी हंग, यहाँ सेकंड फॉर्म है, वी हंग आवर पुलओवर्स, फांसी की बात नहीं चल रही तो हंग का यूज करो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के रूप में। ठीक है द देसाईज सून गेट यूज टू लिव इन द कंट्री, अब देसाईज की बात चल रही है साहब, बहुत बढ़िया। यूज टू से पहले गॉट आ गया है, यूज टू से पहले क्या आ गया है, गॉट आ गया है। एक चीज ध्यान रखना, कहीं भी तुम्हें इज एम आर मिल जाए या गेट मिल जाए, गॉट मिल जाए, ठीक है साहब, इनमें से कुछ भी मिल जाए, और साथ में क्या मिल जाए, यूज टू मिल जाए, तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। ध्यान रखना, यूज टू के बाद अगर यूज टू पहले इज एम आर, वॉज वर या गेट कोई वर्ब मिल जाए तो यूज टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो लिव या लिविंग,
बोले सर लिविंग, देसाई सून गेट यूज टू लिविंग। ठीक है, 40 हो गया, 41 पे आते हैं। एवरी नाइट आई एम इन द हैबिट ऑफ हियरिंग द न्यूज ऑन द रेडियो। हर एक रात, हर एक रात आई एम जो हो इन द हैबिट ऑफ, मैं जो हूं मुझे आदत होती है हियरिंग द न्यूज, न्यूज को सुनना, किस पर, रेडियो पर। अब देखो यहां पर हियरिंग है, हियरिंग मतलब सुनने की बात चल रही है, नॉर्मल सुनना। एक होता है नॉर्मल सुनना, जैसे मैं कहता हूं कि भाई मैं यहाँ पे हूं और पंखा चल रहा है, पंखे की आवाज आ रही है तो वो हियर है। लेकिन जैसे तुम पढ़ रहे हो, मान लो तुम अभी लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे हो और तुम जो हो मेरी बात सुन रहे हो, तो यू आर लिसनिंग टू मी, तुम मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन ऊपर पंखा चल रहा होगा, पंखे की आवाज क्या है, हियर है, पंखे की आवाज क्या है, हियर है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हर एक रात को मुझे आदत है सुनने की न्यूज को रेडियो पे। अगर वो न्यूज सुन रहा है तो वो ध्यान से ही सुन रहा होगा, और अगर वो ध्यान से सुन रहा होगा तो ध्यान से सुनने के लिए हियरिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, हैबिट ऑफ लिसनिंग, हैबिट ऑफ लिसनिंग। अब लिसन के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, लिसनिंग टू द न्यूज ऑन द रेडियो। तो हियरिंग और लिसनिंग में यही फर्क होता है। हियर मतलब होता है, हियर एक परमानेंट एक्शन है, इसको तुम रोक नहीं सकते, कुछ ना कुछ तुम्हें सुनाई आ ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तुम्हें सुनाई आ रहा है। जैसे अभी एसी चल रही है, हल्की हल्की एसी की आवाज आ रही है, क्या है, हियरिंग है। लेकिन तुम कुछ बोलते हो तो मैं सुनूंगा, या मैं कुछ बोल रहा हूं तो तुम सुन रहे हो ध्यान से, वो है लिसनिंग। नॉर्मल कोई भी आवाज सुन पा रहे हो, वो हियरिंग है। न्यूज सुन रहे हैं रेडियो पे तो उसको लिसन कहा जाएगा, लिसन के साथ टू आएगा, आंसर लगाएंगे बी फॉर बॉल। क्या लगाएंगे, बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। कलर टीवी कॉस्टेड मी ₹10,000 लास्ट ईयर। पिछले साल मिला था भाई 10,000 का, कॉस्टेड आया है देखो एक बात तो पक्की है कि लास्ट ईयर आ गया, कभी भी लास्ट के साथ कोई टाइम एक्सप्रेशन आ जाए मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात चल रही है, ये बात पक्की है कि सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन कॉस्ट के बारे में एक बात ध्यान रखना, कॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कॉस्ट ही होती है साहब, तीनों सेम रहता है, तो कॉस्टेड कुछ नहीं होता, क्या होता है, कॉस्ट होता है। कलर टीवी कॉस्ट में, कॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों की तीनों सेम होती है। एक चीज और ध्यान रखना, कॉस्ट के अलावा एक होता है कास्ट। ठीक है, मैं तुमसे कहूँ कास्ट, कास्ट के लिए भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है। बोले सर कास्ट, भाई कास्ट मतलब ओवरकास्ट हो सकता है, ब्रॉडकास्ट हो सकता है, टेलीकास्ट हो सकता है, ठीक है नहीं। अब कास्ट से पहले क्या लग सकता है भाई, ओवरकास्ट हो सकता है, ठीक है, टेलीकास्ट हो सकता है, ब्रॉडकास्ट हो सकता है, कास्ट कोई सा भी, ओवरकास्ट हो, टेलीकास्ट हो, ब्रॉडकास्ट हो, अगर कास्ट के साथ कोई आया है, इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है। ये पेपर में पूछे भी बहुत जाते हैं, क्योंकि इसका रीजन है कि बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, ओवरकास्टेड, टेलीकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनकी तीनों की फॉर्म सेम होती है। हालांकि कॉस्टेड का, फिलहाल कॉस्टेड का कॉस्ट किया जाएगा, किसी चीज की कीमत के लिए कॉस्ट शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। द फायरमैन कुड रेस्क्यू द चाइल्ड फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ। अब फायरमैन जो है, बहुत सारे फायरमैन है, प्लूरल है, बचा पाए, है ना, रेस्क्यू मतलब बचा पाए, किसको, बच्चे को, कहां से, जॉज ऑफ डेथ, मौत के मुंह से बचा पाए। एक बच्चे को बचाना एबिलिटी हो सकती है, एबिलिटी के लिए कैन कुड का यूज करते हैं, लेकिन आप बचा के कहां से लाए हैं, बात यह है, मैटर ये करता है कहां से बचा के लाए। बोले सर बचा के लाए मौत के मुंह से, अगर मौत के मुंह से बचा के लाए तो नॉर्मल एबिलिटी नहीं है, स्पेशल एबिलिटी लगी होगी। स्पेशल एबिलिटी लगी है तो नॉर्मल एबिलिटी के लिए कैन कुड का प्रयोग करते हैं, और स्पेशल एबिलिटी के लिए एबल टू का प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे एबल टू, क्या कहेंगे, एबल टू। लेकिन बात कब की चल रही है, बच्चे को बचा के लाए हैं, तो बात पास्ट की होगी, और पास्ट की होगी, आप कहेंगे द फायरमैन वर, क्योंकि मैन प्लूरल है तो आप वर कहेंगे, द फायरमैन वर एबल टू रेस्क्यू, एबल टू के बाद आएगा रेस्क्यू द चाइल्ड फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ। कुड का नहीं, एबल टू का यूज करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि मौत के मुंह से बचा के लाए हैं, नॉर्मल एबिलिटी नहीं होगी, स्पेशल एबिलिटी होगी। आप किसका यूज करेंगे, वॉज वर प्लस एबल टू का। आ जाओ जरा, अभी बताया फोरकास्ट, टेलीकास्ट, ओवरकास्ट, ठीक है। ईडी की कोई आवश्यकता नहीं है, ईडी की कोई आवश्यकता नहीं है, देखो मैंने अभी लिखा था ना पीछे, ठीक है नहीं। ओवरकास्ट, टेलीकास्ट, अब फोरकास्ट भी आ जाए, हालांकि इन बातों को लिखने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, फोरकास्ट में लिख भी दूंगा तो फोर से लिखने क्या ही फर्क पड़ रहा है। मैंने कास्ट बता दिया, कास्ट से बनने वाला कोई भी शब्द है, चाहे वो ओवर हो, टेली हो, ब्रॉड हो, फोर हो, वो कोई उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आ जाओ जरा, फोरकास्टेड फ्यूचर, फोरकास्टेड नहीं फोरकास्ट, ठीक है। नेक्स्ट आओ, रिमेंबर नॉट टू लूज योर टेम्पर, अपना जो है गुस्सा नहीं खोना है, अपना जो है गुस्सा नहीं खोना है। इवन व्हेन प्रोवोक्ड, प्रोवोक मतलब उकसाए जाने पे, इवन व्हेन प्रोवोक्ड, जब तुम्हें उकसाया भी जाए तब भी तुम्हें क्या नहीं करना है, नॉट टू लूज योर टेम्पर, अपना गुस्सा नहीं खोना है, अपने गुस्से से कंट्रोल नहीं खोना है। यहां पर लिखा है LWS लूज, देखो लूज का मतलब निकलता है ढीला होने से किसी चीज का, ठीक है, और जो लॉस होता है, यहां पर लॉस का मतलब निकलता है किसी चीज को खोना,
लॉस का मतलब होता है किसी चीज को खोना, तो लूज और लॉस में फर्क है। रिमेंबर नॉट टू लूज योर टेम्पर, अपने गुस्से को ढीला नहीं छोड़ना है, ढीला छोड़ना या अपने जो है अपने गुस्से को खोने से मतलब है, ये बताओ अपने गुस्से को ढीला होने से, अपने गुस्से को खोने से, बोले सर खोने से, अगर खोने से मतलब है तो फिर खोने के लिए किसका यूज करो, लॉस का यूज करो। नॉट टू लूज, नॉट टू लूज योर टेम्पर, ठीक है, नॉट टू लूज योर लॉस योर टेम्पर, ठीक है। आ जाओ जरा, द ट्रेडर सडनली राइज द प्राइस। अब राइज आया है, देखो भाई दो शब्द होते हैं, एक होता है राइज, एक होता है रेज। राइज, रोज, राइज, ठीक है, रेज, रेज्ड, रेज्ड, ठीक है। देखो इसका मतलब होता है उठाना, उगाना, कुछ भी कह लो, उठाना कह लो, उगाना कह लो, ठीक है। राइज होगा किसी चीज का उठना, किसी चीज का उगना, ठीक है। कोई चीज खुद हो रही है तो राइज है, उठाया जा रहा है कि कोई चीज खुद उठ रही है, राइज है। तुमने उठाया, रेज है। खुद उग रही है, राइज है। तुमने उगाया, क्या है, रेज है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, अगर तुम ध्यान से समझो, कोई चीज खुद हो रही है, खुद हो रही है मतलब वो किस तरीके से काम करेगी, इंट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से काम करेगी, एक बात। तुमने करी है मतलब वो किस तरीके से काम करेगी, ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से काम करेगी। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है, ठीक है। कोई चीज को उगाया गया, उठाया गया, तुमने कोई काम किया है, ट्रांजिटिव है। रेस का मतलब ट्रांजिटिव से होगा, राइज का मतलब इंट्रांजिटिव से होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है ईस्ट में उगता है। सूरज का उगने में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अपने आप कर रहा है बेचारा जो कर रहा है। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे तो वो इंट्रांजिटिव होगा। राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इनका ऑब्जेक्ट है द ईस्ट, ठीक है। आ जाओ, द ट्रेडर सडनली राइज द प्राइस। वर्ब के तुरंत बाद एक शब्द रखा है द प्राइस। अगर वर्ब के तुरंत बाद प्राइस शब्द रखा है तो मैं इसको ऑब्जेक्ट मान सकता हूं, हाँ या ना। वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है ना। ट्रेडर्स ने अचानक से क्या कर दिया, प्राइस जो है बढ़ा दी। बोले सर एक बात और लिख लेता हूं फिर, बढ़ना, बढ़ाना, बढ़ना और बढ़ाना। बढ़ना खुद होगा, बढ़ाया तुम्हारे द्वारा जाएगा, वही बात है। मीनिंग तो कैसे ही कर लो चेंज। द ट्रेडर सडनली राइज, नहीं, आपके पास ऑब्जेक्ट रखा है मतलब आपको ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। ट्रांजिटिव कौन होती है, रेज होती है। दूसरी बात कब की चल रही है साहब, लास्ट ईयर की बात चल रही है। लास्ट ईयर का मतलब है पुरानी बात चल रही है, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो भाई साहब बढ़ाने के लिए सेकंड फॉर्म, बढ़ाने के लिए सेकंड फॉर्म कौन है, रेज्ड है। द ट्रेडर सडनली रेज्ड, द ट्रेडर सडनली रेज्ड द प्राइसेस ऑफ द क्रूड ऑयल लास्ट ईयर। ट्रेडर्स ने अचानक से क्रूड ऑयल के प्राइस जो बढ़ा दिए थे। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट देखो, ही रेज्ड सडनली एंड नॉक्ड हिम डाउन। वो अचानक से उठा और नॉक्ड हिम डाउन, और उसको नीचे गिरा दिया। मैं आपसे कहूं सडनली क्या है साहब, सडनली तो टाइम को बता रहा है, एडवर्ब है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही रेज, वो उठा, कैसे उठा, अचानक से उठा, एंड नॉक्ड हिम डाउन, उसको गिरा दिया। आपकी वर्ब के पास मैं आपसे पूछूं आगे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट नहीं रखा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो तुम्हें समझ में आना चाहिए आपकी वर्ब कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म चाहिए। अगर आप समझदार हैं तो इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म कौन होती है साहब, ये रही देखो, रोज होती है। इंट्रांजिटिव की सेकंड वर्ब कौन होती है, रोज होती है, सॉरी। अगर रोज होती है तो इसको काटो और रोज लिखो, ठीक है। बाकी मीनिंग से भी आ जाओ, अगर तुम्हें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से नहीं खेलना है, मीनिंग से खेल लो। मीनिंग से कैसे खेलोगे, ही रेज्ड सडनली, वो अचानक से उठा या उसने अचानक से उठाया। ऐसा थोड़ी डंडा वंडा कुछ लिखा है कि उसने डंडा उठाया और उसको मारा, नहीं। वो अचानक से उठा, सडनली अचानक से उठा, एंड नॉक्ड हिम डाउन, और उसको मतलब गिरा दिया। तो अचानक से वो उठा, तो यहां उठने का मीनिंग है, और उठने का मीनिंग राइज से निकलता है। उठाने का मीनिंग रेस से निकलता है। तो खुद से उठा है, राइज होगा, और राइज का सेकंड फॉर्म रोज होता है। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, डिफिकल्टी आफ्टर डिफिकल्टी राउज। राउज की सेकंड फॉर्म लगाइए, राउज्ड इन हिज वे टू सक्सेस। डिफिकल्टी आफ्टर डिफिकल्टी, ठीक है। देखो भाई राउज आया है, राउज जो है, हालांकि राउज तो क्या है, एक शब्द होता है अराइज, एक शब्द होता है राउज, ठीक है साहब। राउज का मतलब होता है एक तरीके से फिजिकल वीकनिंग, या किसी को उकसाना, ट्विस्टर समवन।
किसी को उत्तेजित करना, ऐसा कह लो, किसी को क्या करना, उत्तेजित करना, ये हमारा क्या हो गया, राउज हो गया। अराइज का मतलब किससे होता है किसी चीज का तुम्हारे सामने आ जाना, टू अपीयर, ठीक है, या मैं कहूं हिंदी में प्रकट होना। कोई चीज तुम्हारे सामने आ गई, ठीक है, कोई चीज अचानक से तुम्हारे सामने एक पहाड़ आ गया, है ना, तो तुमने अराइज की बात करी, कोई चीज तुम्हारे सामने अचानक से आ गई, अराइज है, ठीक है, तुमने किसी को भड़का दिया, किसी इसका फिजिकल जो है, फिजिकल वेकनिंग, किसी को तुमने जो है फिजिकल वेकनिंग मतलब किसी को उत्तेजित कर दिया, किसी को उकसा दिया तुमने, तो वो क्या है, राउज है। जैसे किसी दंगे भड़काना, उसके लिए अराइज आएगा, राउज आएगा, बोले जी राउज आएगा, क्योंकि टू स्टिर समवन, किसी को भड़का देना, ठीक है, वायलेशन, किसी को वायलेट कर देना, तो उसके लिए राउज शब्द का यूज करेंगे। अराइज मतलब किस चीज का तुम्हारे, किस चीज का अचानक से प्रकट हो जाना, तुम्हारे सामने आ जाना, वो चीज क्या है, अराइज है। अब पढ़ो, डिफिकल्टी आफ्टर डिफिकल्टी राउज्ड इन हिज वे टू सक्सेस, उसकी सफलता में अचानक से क्या होता गया, उसकी सफलता में जो है फिजिकल वेकनिंग या उकसाता गया, या फिर आप कहोगे उसकी सफलता में क्या आती गई, क्या प्रकट होती गई, समस्या के बाद समस्या आती गई, और समस्या का प्रकट होना है, और प्रकट होना है तो प्रकट होने के लिए शब्द क्या होगा, अराइज होगा। बाकी सेकंड फॉर्म चाहिए तो अराइज की सेकंड फॉर्म अराउज होती है, अराइज की सेकंड फॉर्म अराउज होती है, अराइज अराउज तो क्या ही कहूंगा मैं, राइस से रोज बनता है, अब ए लगा है तो आपने ए लगा दिया, राइस से अरोज बनेगा, ठीक है। तो डिफिकल्टी आफ्टर डिफिकल्टी अरोज इन हिज वे टू सक्सेस। मुझे लगता है बात समझ में आएगी, सेकंड फॉर्म लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, द ब्राह्मण्स इन द पीरियड ऑफ देयर डिक्लाइन took stock of the situation and realized where the deficiencies of the ancient creed, creed का मतलब यहां पर beliefs है, principles है, ठीक है, lied and now they should be met and how they should be met, अच्छा ठीक है, and how they should be met, बढ़िया साहब। अब देखो बात यहां पे लाइड की है, ठीक है, यहां पे लाइड आया है। एक बात बताओ, सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है, रियलाइज पास्ट में आया है, ये पास्ट में आया है, तो आपको ये बात पक्की है या सेकंड फॉर्म चाहिए। एक चीज और देखने की कोशिश करो कि आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, बताओ, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट थोड़ी रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं रखा, इसका मतलब सेकंड फॉर्म चाहिए, वो भी कैसी, इंट्रांजिटिव वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए। इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म कौन होती है साहब, लाई, ले, और एक होता है लेन, ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है साहब। एक होता है ले, लेड, लेड, ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इनमें से किसी को चुन लेते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं रखा होता है तो इनमें से किसी को चुन लेते हैं, ठीक है नहीं। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं रखा होता है, इनमें से किसी को चुन लेते हैं, तो आपको पता है इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म चाहिए। इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म कौन है, बोले सर ले है, तो लाइड काटो और क्या लिखो, बोले सर ले लिखेंगे। बाकी जो है मतलब प्रिंसिपल्स जो है वो कहाँ रह गए, कहाँ जो है, कहाँ प्रिंसिपल जो है वो उनकी कहाँ कमी रह गई, आप एक उस तरीके से कहना चाह रहे हैं। डेफिशिएंसीज ऑफ द एंशिएंट क्रीड ले, कि कहाँ जो है जो डेफिशिएंसी जो है पड़ी रह गई, कहाँ जो है कम रह गई, वो आप इस तरीके से कहना चाह रहे हैं। ब्राह्मण्स को जो है पीरियड ऑफ डिक्लाइन के टाइम पर उन्होंने रियलाइज करने की कोशिश करी कि कहाँ उनकी सिचुएशन में उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो क्रीड हैं, उसमें कहाँ दिक्कत रह गई, वो ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आप, प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक। भाई रिटर्न में पहले से ही री लगा है, उसके साथ बैक का प्रयोग करना गलत है, ठीक है। रिटर्न हो गया, रिसीड हो गया, ऐसे शब्द जिसमें पहले से ही आर ई लगा होता है, उन शब्दों के साथ बेसिकली बैक का प्रयोग नहीं करते। लेकिन आपको रिटर्न के जब बोले जी मुझे तो रिटर्न के साथ बैक लगाना है, रिटर्न के साथ बैक गलत है, बोले जी मैं तो नहीं लगा पाऊंगा, बोले हाँ, लेकिन अगर आप कम कहना चाह रहे हो या फिर आप गो कहना चाह रहे हो और इसके साथ बैक लगाना चाहते हो तो ठीक है, रिटर्न बैक की जगह कम बैक, गो बैक कह सकते हो, वो ठीक है। लेकिन रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग करना क्या है, रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग करना गलत है, ध्यान रखना। गो बैक कम बैक हो सकता है, दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा। 51 पे आइएगा। बताओ भाई, आप कह रहे हो when the villagers were attacked they were raised to violence, they were raised to violence। पहली बात तो ये कह रहे हो जब अटैक किया गया विलेजर्स पर तो they were raised, ठीक है। तो अब पहली बात तो वायलेंस के लिए उनको क्या किया गया होगा, उकसाया गया होगा। और अभी बता के आया हूं, उकसाने के लिए, उत्तेजित करने के लिए राउस शब्द का यूज करते हैं। किस शब्द का यूज करते हैं, राउस शब्द का यूज करते हैं। मैंने बताया ना, उत्तेजित करना, उकसाने के लिए क्या शब्द आता है, राउस आता है। अभी हमने अराइज और राउस की बात करी थी, अभी हमने अराइज और राउस की बात। अब सेंटेंस पहले पूरा पढ़ के देख लो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। व्हेन द विलेजर्स वर अटैक्ड, जब विलेजर्स पर अटैक किया गया, देवर रेज्ड, रेज्ड का मतलब उठना है ना, रेज्ड का मतलब उठना ही, उठाना। टू वायलेंस, उनको जो है उठाया गया वायलेंस के लिए, या उनको उत्तेजित किया गया, बोले सर उनको उत्तेजित किया गया। अगर उनको उत्तेजित किया गया तो भैया उत्तेजित करने के लिए क्या शब्द होता है, राउस का मतलब किससे ही होता है, किसी को क्या करना, उत्तेजित करना, या मैं कह दूं उकसाना, ठीक है, किसी को
उकसाना। बाकी वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी तो राउज का क्या कर दो, राउज कर दो। बात देखी है। रेस शब्द का कोई मतलब फिलहाल बनता नहीं है यहाँ पे। मैं आपसे कहूँ रेस, रेस का मतलब ग्रामीणों को उठा दिया गया, बढ़ा दिया गया नहीं, उत्तेजित कर दिया गया। किस काम के लिए? वायलेंस के लिए। अब वायलेंस के लिए उत्तेजित कर दिया गया तो भाई राउज शब्द का यूज करो। 52 नंबर आ जाओ। आई ट्रस्ट यू विल शो forbearance to me a few minutes more so that I can finish this work। एक चीज ध्यान रखना भाई, so that जो है एक तरीके से पर्पस दिखाता है, उद्देश्य बताता है, ताकि दिखाता है। so that का मीनिंग क्या होता है? ताकि। ठीक है, ताकि क्या हो सके? आई कैन फिनिश दिस वर्क। और सो दैट के साथ एक चीज ध्यान रखना, मॉडल का यूज किसका करते हैं? मे या माइट का यूज करते हैं। शुरू में प्रेजेंट था या फ्यूचर था, प्रेजेंट फ्यूचर लगभग एक ही बात होती है, तो आप इसमें मे का ही यूज करेंगे, कोई समस्या नहीं है। अगर शुरू में पास्ट होता तो मे की जगह माइट का यूज कर सकते थे, कोई समस्या की बात नहीं थी। हालांकि सो दैट के साथ मे का ही यूज होता है, ये वाली बात ध्यान रखना, इन जनरल ऐसा ही होगा। ठीक है। 53 माई ब्रदर इज नॉट यूज्ड टू। फिर वही बात है, मैं अभी बता के आया हूं, यूज टू से पहले अगर इजएमआर वॉजवर या गेट वॉजवर नहीं, इजएमआर गेट गॉट कुछ आ जाए तो उसके उस सिचुएशन में जो है यूज टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। 54 पे आ जाइए साहब। वाइड स्प्रेड फ्लडिंग, जो चारों तरफ फैली हुई जो बाढ़ है वो क्या कर रही है? इज अफेक्टिंग लार्ज एरियाज, प्रभावित कर रही है ना। अगर मैं इफेक्ट की बात करूं तो इफेक्ट का जो, अगर इफेक्ट वर्ब बना होता है, अगर इफेक्ट शब्द वर्ब बना होता है तो यहां पर पहली बात तो इजमार के साथ आया तो वर्ब बना है। जब जब ये वर्ब बना होता है इसका मतलब होता है बदलाव लाना। इसका मतलब क्या होता है? बदलाव लाना। मुझे बताओ, वाइड स्प्रेड फ्लडिंग इज इफेक्टिंग लार्ज एरियाज ऑफ द विलेज। लार्ज एरिया जो विलेज के हैं, जो फ्लडिंग है वो उसको क्या कर रही है? बदलाव ला रही है उसमें, या प्रभावित कर रही है? बोले सर प्रभावित कर रही है। अगर आपको प्रभावित करने का मीनिंग चाहिए तो इफेक्टिंग से तो काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा? अफेक्टिंग से। अफेक्ट का मतलब जो है क्या होता है? प्रभावित करना। यहां पर अफेक्ट का मतलब किससे है? प्रभावित करने से। प्रभावित कर रही है लार्ज एरियाज ऑफ द विलेज, की गांव के जो है बहुत बड़े बड़े एरियाज को प्रभावित कर रही है। कौन? बाढ़। ठीक है साहब, तो इफेक्टिंग की जगह अफेक्टिंग का प्रयोग करेंगे, मुझे लगता है बहुत आवश्यक है आपके लिए। राइज और फ्रीडम इज इन डेंजर। बताओ भाई। देखो भाई, ये मतलब ये बहुत एकदम कॉमन सेंटेंस है जो आपको कई जगह मिल जाएगा, किसी को जो है किसी की वेकनिंग के लिए, जगाने के लिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई उठो, जागो, अवर फ्रीडम इज इन डेंजर, हमारा जो फ्रीडम है, हमारी आज़ादी जो है वो खतरे में है। अब यहाँ पे लिखा है राइज, वैसे तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है राइज, और राइज का मतलब उठने से ही होता है। राइज का मतलब किससे होता है? उठने से ही होता है। और उठने की बात है, बोले सर ठीक है, उठना, उठो, हमारा फ्रीडम जो है वो डेंजर में है, खतरे में है, लेकिन राइज नहीं, क्या आएगा? अराइज आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। देखो अराइज जो शब्द है ना, वो टू कम इन एग्जिस्टेंस, किसी चीज का एग्जिस्टेंस में आना, किसी चीज का जो है प्रकट होना, किसी चीज का जो है एक तरीके से कोई चीज जो पहले नहीं है वो एकदम से जागृत हो रही है, उस चीज के लिए किस शब्द का यूज करते हैं? अराइज का यूज करते हैं। तो कम इन टू एग्जिस्टेंस का मतलब एक चीज है जो लड़ाई है, जो तुम जागे हुए नहीं हो, तो तुमसे कहा जा रहा है कम इन एग्जिस्टेंस, कि तुम प्रकट हो, एग्जिस्टेंस में आओ, जो तुम नहीं हो वो तुम हो, मतलब बनो। तो टू कम इन एग्जिस्टेंस, की एग्जिस्टेंस में आओ, प्रकट हो, किस लिए? आवर फ्रीडम इज इन डेंजर, हमारी जो फ्रीडम है, हमारी जो आजादी है वो क्या है? खतरे में है। तो एक तरीके से एग्जिस्टेंस में अगर आप नहीं हो, उस चीज को दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे साहब? अराइज का यूज करेंगे, बेहतर है, ध्यान रखना। अराइज और फ्रीडम इज इन डेंजर, आप किसका यूज करेंगे? अराइज का यूज करेंगे। ठीक है। तो दूसरी बात, अगर मैं राइज की ही बात करता हूं, जो राइज शब्द है ना, वो बेसिकली, अगर मैं राइज की बात करूं, ये जो राइज शब्द है फिजिकल अपवर्ड के लिए आता है। अगर मैं कहूं कि भाई किसी चीज का ऊपर जाना, तो वो फिजिकल है। फिजिकल अपवर्ड की मैं बात करता हूं। ठीक है, फिजिकल अपवर्ड मतलब किसी चीज का उठना, झंडे का ऊपर उठना, सूरज का ऊपर उठना, कोई चीज खुद से ऊपर उठ रही है, तुम्हारा ऊपर उठना, किसी चीज का फिजिकली ऊपर उठना जो है वो क्या है? राइज है। यहां पर ऊपर उठने की बात नहीं चल रही, यहां पर एग्जिस्टेंस में आने की बात चल रही, कि एग्जिस्टेंस में आ जाओ, हमारी जो आजादी है वो खतरे में है। तो वो चीज है, राइज की जगह अराइज का यूज करेंगे, बेहतर होगा। ठीक है, चलो खैर। ही कैन राइट द लेटर इन इंग्लिश इफ ही वॉन्टेड टू। ही कैन राइट द लेटर इन इंग्लिश, वो लेटर इंग्लिश में लिख सकता है, इफ, यदि, ही वॉन्टेड टू, अगर वो चाहता है, नहीं, इफ ही वॉन्ट्स टू, है ना, मेन क्लोज प्रेजेंट में है। बाकी अगर वो चाहता था वो लिख सकता है, वो लिख सकता है अगर वो चाहता है। ठीक है, नहीं तो पास्ट की बात तो हुई नहीं है, वॉन्ट्स टू कह लो, ज्यादा बेहतर होगा। वैसे तो आसान सेंटेंस था। आई वॉज एफ्रेड दैट इफ आई आस्क्ड हर अगेन शी मे रिफ्यूज, अगर मैं उससे फिर से पूछता हूं तो वो मना कर देगी।
अब देखो आस्ड है, ये जो है पास्ट में चल रहा है, अगर ये पास्ट में चल रहा है तो यहाँ मे का प्रयोग तो क्या होगा, गलत होगा। अगर मे का प्रयोग गलत होगा तो मे का किस में चेंज कर दो, माइट में यूज कर दो, ठीक है। शी माइट रिफ्यूज, हो सकता है वो क्या कर दे, मना कर दे, हो सकता है वो क्या कर दे, मना कर दे, ठीक है। मे का पास्ट बना लो, अगर ये पास्ट है तो फिर मे नहीं आएगा, मे की जगह माइट आएगा, बस इतनी सी कहानी है और क्या। ही डेयर मी टू फाइट विद हिम, ही डेयर मी, देखो गलती तो है ही, कुल मिला के बात तो पक्की है कि डेयर में गलती है। क्यों? क्योंकि अगर ही के हिसाब से चलते हो तो ही डेयर मी, अब वर्ब अकेली रखी होती है तो मेन वर्ब होती है, वर्ब अकेली रखी होती है तो कौन सी वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। अगर मेन वर्ब है तो अगर पास्ट में है तो डेयर्ड आएगा, और प्रेजेंट है ही के साथ तो डेयर आएगा, डेयर्स आएगा। ही डेयर्स मी टू फाइट विद मी, विद हिम, वो मुझे क्या करता है, वो मुझे डेयर देता है, वो मुझसे कहता है कि टू फाइट विद हिम, कि तुम मैं जो हूँ उससे लड़ाई करूँ, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, ही डेयर्ड मी टू फाइट विद हिम, वो मुझे खुद से लड़ने के लिए उकसाता है, चलो, या उससे लड़ने के लिए उकसाता है, हालांकि हिमसेल्फ होता तो बात ही की चल रही होती। मैं ये कहना चाह रहा हूं ही के हिसाब से डेयर नहीं, क्या आएगा, डेयर्स आएगा। लेकिन अगर ये मॉडल होता तो फिर ऐसी एस नहीं लगता है, ध्यान रख लेना, क्योंकि डेयर अगर मॉडल के रूप में आता तो मॉडल्स में कभी ऐसी एस नहीं लगता है, कैन का कैंस नहीं होता। ये बात वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा हूं, मैंने कहा चलो छोड़ो। ही 59, ही रीड द मैसेज बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, ही रीड द मैसेज। अब देखो बात ये है कि अगर ही के साथ रीड आया है, ही के साथ रीड आया, अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो ही के हिसाब से रीड हो या रीड्स हो, ही के हिसाब से रीड्स हो, ठीक है, एक बात। लेकिन अगर आप इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लेते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, तो ये बात मत सोचना थर्ड फॉर्म क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती, हैज हैव हैड के साथ आएगी, समझे, या इज एम आर वाज वर के साथ आएगी, लेकिन थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती। बोले सर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकंड फॉर्म हो सकती है। फर्स्ट फॉर्म ये हो सकती है अगर तुम्हें लगे कि यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात है, कोई घटना बार बार घटित होने वाली बात है, आप कह रहे हो ही रीड द मैसेज बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, वो मैसेज पढ़ सकता है लेकिन उसको समझ नहीं सकता है। बोले अगर इसको फ्रीक्वेंसी मान भी लूं अगर इसको फ्रीक्वेंसी मान भी लूं, अगर इसको फ्रीक्वेंसी मान लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी मानने से फर्क ये पड़ेगा कि रीड का रीड्स करना पड़ेगा। गलती तो इसी वाले पार्ट में हो गई साहब, बी फॉर बॉल में, कि भाई गलती तो बी फॉर बॉल में हो गई, रीड का रीड्स करना पड़ेगा। लेकिन सोच के देखो, उसने मैसेज पढ़ा तो, लेकिन वो उसको समझ नहीं सका। वही बात है, इस घटना को तुम जनरली फ्रीक्वेंसी नहीं मान सकते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मानने के लिए बहुत कुछ चीजें चाहिए होती हैं, या ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है जब आपको लगे कि ये घटना बार बार हुई। तो कोई व्यक्ति मैसेज को पढ़ तो पाया लेकिन समझ नहीं पाया, तो कह उसको पढ़ना आता है लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज लिखी होगी जो समझ में उसके ना आए, तो इसको फ्रीक्वेंसी नहीं मान सकते, इन जनरल फ्रीक्वेंसी नहीं मान सकते। ऐसे को तो मानने को तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है कि वो हमेशा पढ़ लेता है लेकिन समझ नहीं पाता। इन जनरल कह सकते हैं कुछ ऐसा मैसेज था वो डिकोड नहीं कर पाया, तो उसने मैसेज पढ़ा तो लेकिन समझ नहीं पाया। ये सिंगल एक्शन है, और अगर ये सिंगल एक्शन है तो कोशिश करो उसको क्या भी मत मानो, फर्स्ट फॉर्म भी मत मानो, उसको सेकंड फॉर्म मानो। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि घटना पास्ट की है, ही रेड द मैसेज, क्योंकि रीड की सेकंड फॉर्म रेड, बोलने में रेड होती है, बाकी स्पेलिंग सेम होती है। तो ही रेड द मैसेज, उसने मैसेज पढ़ा, बट ही कैन नॉट या ही कुड नॉट, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। कैसे पता चला, मेन ये शुरू में पास्ट में चल रहा है तो यहां भी पास्ट ही आएगा, वो उसको समझ नहीं पाया। तो पास्ट की बात चल रही है तो कैन की जगह किसका यूज करो, कुड का यूज करो। 60 नंबर पे आ जाओ। ही हैज अ हाउस इन लंदन एंड अनदर इन पेरिस, सो ही शुड बी रिच, ही शुड बी रिच। देखो भाई, सजेशन नहीं है, अगर सजेशन होता तो शुड का प्रयोग करते, अगर सजेशन होता तो किसका यूज करते, सजेशन के लिए किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं साहब। अगर तुम्हें लगता है कि सजेशन दिया गया है तो शुड लगाते। अब तुमने कहा ही हैज अ हाउस इन लंदन एंड अनदर इन पेरिस, उसके पास घर है लंदन में और दूसरा कहाँ है, बोले जी पेरिस में, चलो साहब मान लेते हैं। उसके पास घर है, मान लंदन में भी घर है, पेरिस में भी घर है, मतलब वो अमीर होगा। तो आप कह रहे हो ही शुड बी रिच, बिल्कुल सही बात है, वो रिच होना चाहिए। आप कह रहे हो रिच होना चाहिए, तो सजेशन तो दिया नहीं तुमने, सलाह तो दी नहीं है, आप एक लॉजिकल डिडक्शन निकाल रहे हैं। आपने क्या निकाला, एक लॉजिकल डिडक्शन निकाला, लॉजिकल डिडक्शन है, तुमने बेसिकली लॉजिकल एक रिजल्ट निकाला लॉजिकल तरीके से। तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, मस्ट का। बाकी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, अगर उसके पास घर है, कहां पर, बोले जी लंदन में भी है पेरिस में भी है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो रिच होगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज कर लेते हैं, बोले सर मे का यूज कर लेते हैं। तो यहां क्या आ सकता है, ही मे बी रिच,
और मे से बेहतर है, सबसे बेहतर क्या लगाओ, मस्ट लगाओ, क्योंकि मे भी जो है कम को दिखाएगा, मस्ट जो है सबसे ज्यादा को दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पेरिस और लंदन में घर बता दिया, तो फिर मे का मतलब डाउट वाली बात ही नहीं है। मे में फिर भी एक बार को डाउट आएगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी हाँ या ना वाली बात है। मे भी हो सकता है, हो सकता नहीं है ही। सो ही मस्ट बी। लॉजिकल डिडक्शन के लिए आपने कोई चीज लॉजिकली जो है डिसाइड करी है, निकाली है, कोई परिणाम निकाला है, उसके लिए किसका यूज करेंगे, मस्ट का। अगर कोई चीज है तो सबसे बेहतर आंसर होगा कि आप किसका यूज करो, मस्ट का यूज करो। ही मस्ट बी रिच, कि वो क्या होगा, रिच होगा। लॉजिकल डिडक्शन कह लो, क्लियर ऑब्लिगेशन भी कह सकते हो। लॉजिकल डिडक्शन या क्लियर ऑब्लिगेशन के लिए किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर होगा ही मस्ट बी रिच। शुड नहीं आएगा कुल मिला के। 61 देखिएगा, माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम। ये सेंटेंस पहले नहीं आ चुका, मस्ट हैव डेयर्ड, ये मेन वर्ब है डेयर्ड, और मेन वर्ब डेयर है, तो मेन वर्ब जब जब डेयर और नीड मेन वर्ब बनते हैं तो इसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। डेयर्ड हिम स्टील नहीं, डेयर्ड हिम टू स्टील, ये शुरू में भी आया था सेंटेंस। 62 बताइएगा, इफ आई hadn't seen द कार कमिंग आई मे हैव बीन किल्ड। अगर मैं गाड़ी आती हुई ना देखता तो मैं मारा जाता। एक चीज तुम्हें पता हो कि इफ के साथ वाले हिस्से में अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो अगले वाले में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या वुड ना के कोई और मॉडल है लेकिन वो प्रेजेंट में ना हो। क्यों? क्योंकि शुरू में पास्ट आया है, शुरू में क्या आया, पास्ट आया, तो यहां भी पास्ट आएगा। यहां पास्ट कैसे आएगा, मे का पास्ट क्या होता है साहब, माइट होता है। तो आप कहेंगे आई माइट हैव बीन किल्ड, आई माइट हैव बीन किल्ड। नेक्स्ट आ जाओ, people are not as careful as they must be। ठीक है साहब, एंड ड्रॉप देयर लेटर इन द स्ट्रीट। लोग बाग जो हैं उतने जो हैं बेसिकली केयरफुल नहीं है जितना उनको होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको अभी बताया कि भाई जो मस्ट है ना, जो मस्ट है वो स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए आता है, लॉजिकल डिडक्शन के लिए आता है, क्लियर ऑब्लिगेशन के लिए आता है। मस्ट का प्रयोग करते हैं एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन के लिए। लॉजिकल डिडक्शन, तुमने कोई लॉजिकली कोई आंसर निकाला, कोई स्ट्रॉन्ग सजेशन तुम दे रहे हो, ठीक है, तो जैसे नॉर्मल सजेशन के लिए शुड का यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए मस्ट का यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग सजेशन का मतलब क्या है, जैसे मैं कहता हूं तुम्हारी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास चले जाओ, तो स्पीकर्स कंसर्न, जब बोलने वाला अपनी चिंता दिखाए तब आप मस्ट का यूज करते हैं। या जब बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज है जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा, मस्ट का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं हुई है। आप कह रहे पीपल जो है, लोग बाग जो है तुम्हें केयरफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लेटर कूड़ा कचरा जो है सड़क पे फेंक देते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ना, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आप इसको लॉजिकल डिडक्शन नहीं कह सकते, स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते, आप इसको नॉर्मल कहेंगे। नॉर्मल के लिए किसका यूज करेंगे, दे शुड बी। दे शुड बी, जितना उनको केयरफुल होना चाहिए उतने केयरफुल नहीं है जितना उनको केयरफुल होना चाहिए। तो जनरल सजेशन के लिए किसका यूज करते हैं, शुड का। यहां क्यों लगाया शुड, क्योंकि जनरल सजेशन की बात चल रही है। ठीक है, जितना उनको होना चाहिए सजेशन की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि वो ड्रॉप कर देते हैं लेटर इन द स्ट्रीट। ठीक है, आ जाओ जरा नेक्स्ट 64 देखो, एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन यू मस्ट चेक योर आंसर्स, या यू मस्ट चेक, एग्जामिनेशन के एंड में तुम्हें अपने आंसर चेक करने चाहिए। जनरल सजेशन है, किसका यूज करोगे, शुड का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सजेशन क्या होता है, जब स्पीकर्स कंसर्न दिखे, बोलने वाले की जो है चिंता दिखे, बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात हो जिसके बिना जीवन जो है व्यर्थ हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा, कोई मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसे सजेशंस के लिए मस्ट लगाते हैं। जनरल सजेशन के लिए शुड का यूज करते हैं। तुम्हें अपनी आंसर्स चेक करने चाहिए एग्जामिनेशन के बाद, बिल्कुल करनी चाहिए साहब, शुड लगा दिया आपने, लेकिन कोई आफत नहीं आ जाएगी नहीं करोगे तो, वो चीज है। 65, पीपल्स मस्ट गो टू द मीटिंग इफ दे डोंट वांट टू। ठीक है, मस्ट के साथ नॉट लगाया, नहीं जाना चाहिए अगर वो मीटिंग में ना जाना चाहें तो। जनरल सजेशन है, जनरल सजेशन है, आप कहेंगे शुड नॉट गो टू द मीटिंग इफ दे डोंट वांट टू। अगर उनका मन नहीं है जाने का तो नहीं जाना चाहिए। जनरल सजेशन है, शुड का यूज करो। मस्ट तब आएगा जब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो। ठीक है, यू मस्ट बी प्लीज टू हियर दैट आई हैव ऑलरेडी गॉट द टिकट। ठीक है, बताओ भाई, तुम जो हो मस्ट बी प्लीज, तुम जो हो बहुत ज्यादा खुश होंगे इस बात को सुन के कि आई हैव ऑलरेडी गॉट द टिकट्स, मुझे पहले से ही क्या मिल गए हैं, टिकट्स मिल गए हैं। मुझे बताओ, क्या तुम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हो? यू विल बी, यू विल बी प्लीज्ड टू हियर, तुम सुनकर बहुत खुश होंगे कि मुझे पहले से ही टिकट मिल गए। पहली बात तो मस्ट का कोई मतलब नहीं आया, है ना, कोई सजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है जो तुम मस्ट का यूज करोगे। स्ट्रॉन्ग सजेशन हो, कोई क्लियर ऑब्लिगेशन है किसी प्रकार का, ऐसा कुछ है ही नहीं। केवल आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। तुम बहुत ज्यादा खुश होंगे, फ्यूचर तुम खुश होंगे ये सुनकर, अभी बताया नहीं तुमने, तुम बताओगे क्या कि मुझे ऑलरेडी टिकट्स मिल चुके हैं, तो यू विल बी प्लीज टू हियर, तुम सुनकर बहुत खुश होंगे। नेक्स्ट आओ 67, आई हैव फ्रेंड्स हु शुड लव टू स्टे एट होम। भाई मेरे कुछ दोस्त हैं जो घर पर रहना पसंद करते हैं, सजेशन कहाँ है, शुड क्यों लगाया,
सजेशन दिया तुमने, सजेशन थोड़ी दिया। आई हैव फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, हु वुड लव टू, जो पसंद करते हैं क्या करना, टू स्टे एट होम, घर पर रहना। सजेशन हो तब शुड लगाओ, यहां सलाह की बात ही नहीं हुई है, सलाह की बात ही नहीं हुई। ले योर बुक असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर एन व्हाइल। बहुत बढ़िया साहब। देखो अगर तुम समझदार हो तो तुम एक चीज देखोगे, यहां पे ले आया और उसके पास ऑब्जेक्ट रखा है, और यहां पर ले आया और उसके साथ डाउन रखा है। डाउन जो है वो एडवर्ब होता है साहब, जगह की बात चल रही है। तो एक ले के साथ ऑब्जेक्ट रखा है और एक ले के साथ एडवर्ब रखा है। तो एक बात तो पक्की है, दोनों में से एक गलत है। एक बात तो पक्की है, दोनों में से एक गलत है। बाकी बोले सर क्या होता है, लाई, ले, लेन, ये होता है इंट्रांजिटिव वाला। ये कौन सा होता है, इंट्रांजिटिव वाला। एक होता है ले, लेड, लेड, ये होता है ट्रांजिटिव वाला। ये कैसा होता है, ट्रांजिटिव वर्ब वाला, जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वाले की फर्स्ट, अब तुम कहोगे सर फर्स्ट फॉर्म, भाई इंपेरेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट तो आया नहीं है, मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ। बोले सर ठीक है, ट्रांजिटिव वाले में ले फर्स्ट फॉर्म होती है, जरा देखना, ट्रांजिटिव में ले फर्स्ट फॉर्म है, अगर ट्रांजिटिव है तो उसके पास ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। यहां पे आपकी वर्ब जो है इंट्रांजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि आपकी वर्ब के पास क्या नहीं रखा, ऑब्जेक्ट नहीं रखा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म होती है लाई। अगर इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म लाई होती है तो ले काटो और क्या लिखो, lie down to rest। क्या लिखो, lie down to rest। after she had practiced dancing she went to bed। she had practiced dancing, had practice कह रहे हो, चलो वो तो ठीक है। देखो साहब, एक होता है प्रैक्टिस, एक होता है प्रैक्टिस, एक होता है एडवाइस, एक होता है एडवाइस। ठीक है, प्रैक्टिस हो गया। एक होता है प्रोफेसी, एक होता है प्रोफेसी। बाकी जो सी वाले होते हैं नाउन होते हैं साहब, ठीक है, और जो एस वाले होते हैं वर्ब होते हैं। जो सी वाले होते हैं, देखो इसका ही फर्क है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ एस है, यहाँ एस है, यहाँ एस है, ठीक है। सी वाले नाउन होते हैं, एस वाले क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, इतना सा फर्क है। तो शी हेड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो नाउन वाला लेना पड़ेगा, वर्ब वाला लेना पड़ेगा। बोले सर कौन सा वाला लेना पड़ेगा, वर्ब वाला लेना पड़ेगा। अगर वर्ब वाला लेना पड़ेगा तो कौन सा यूज करेंगे, प्रैक्टिस का यूज करेंगे, जो है एस का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ, बात समझ में आनी चाहिए तुम्हें। राम वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, भाई वो उसका जो है जन्म हुआ था पुअर पेरेंट्स में, चलो साहब मान लेते हैं। बट बॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली, लेकिन उसका पालन पोषण हुआ एक समृद्ध परिवार में। बहुत बढ़िया। बात हुई है बियर की, है ना, बियर का मतलब सहन करने से है। ठीक है, बियर का मतलब किससे है, सहन करने से है। आ जाओ जरा, बियर के साथ बहुत सारी चीजें हैं सहन करने के लिए। एक शब्द होता है बियर, ठीक है, इसके वैसे मीनिंग अलग अलग निकलते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, बॉर्न, बॉर्न, एक होता है BORNE, एक होता है BORN। मैं आपसे पूछूं, जो BORN है ये किस काम में आता है, ये एडजेक्टिव के काम में आता है तो ये थर्ड फॉर्म ही। और थर्ड फॉर्म क्या बनते हैं, बोले सर एडजेक्टिव बनते हैं, बिल्कुल सही बात है, जिसमें ई लगा हुआ है, BORNE, बॉर्न, है ना। ये जो है ये मेन वर्ब के रूप में ही काम आता है। पहला तो डिफरेंस ये है, अगर आपको एडजेक्टिव चाहिए तो BORN लगाओ, ठीक है, अगर आपको वर्ब चाहिए तो BORNE लगाओ। एक बात थर्ड फॉर्म के रूप में, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं मीनिंग की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, मीनिंग की बात करूं, तो BORNE, बॉर्न का मतलब होता है किसी चीज को सहन करना, किसी चीज को क्या करना, सहन करना, किसी चीज को जन्म देना। जन्म देना नहीं, अच्छा वर्ब है ना, तो वर्ब का मतलब देने से ही होगा, ठीक है, जन्म देना, किसी चीज को जन्म देना, ठीक है। अगर एडजेक्टिव की बात करूं तो जन्म देना नहीं, इसका मतलब होगा जन्म, किसी का जन्म होना, किसी का जन्म होना। क्योंकि अब ठीक है, वही बात है, जैसे मैं कहता हूं कि पेड़ जो है, पेड़ पौधे जो है वो जन्म देते हैं फ्रूट्स को, तो जन्म देना, है ना, वहां पर किसका यूज करोगे, BORNE का। जो है राम का जो जन्म हुआ था पुअर पेरेंट्स में हुआ था, मान लिया आप कह रहे हैं कि गरीब घर में उसका जन्म हुआ, तो वहां जन्म तुमने नहीं दिया, उसका जन्म खुद हुआ, और खुद हुआ तो जन्म होने के लिए किसका यूज करोगे, BORN, बॉर्न का यूज करोगे। तो इस तरीके से थोड़ा डिफरेंस आएगा। बाकी एक मीनिंग इसका और निकलता है, एडजेक्टिव के रूप में निकलता है। किस रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। BORNE, बॉर्न, एडजेक्टिव भी बनता है, और जब जब ये एडजेक्टिव बनता है इसका मतलब होता है, हिंदी में नहीं अंग्रेजी में लिख देते हैं, टू कैरी, कैरी करना, है ना, किसी चीज को कैरी करना, ठीक है, किसी चीज को
जो है एक तरीके से अपने साथ ले चलना, है ना, कैरी करना, BORN ही बॉर्न होता है। बहुत बढ़िया। राम वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। अब राम का जो है जन्म हुआ था किसमें? पुअर पेरेंट्स के पास। अगर राम को जन्म दिया गया था, राम का जन्म हुआ था, एक किसी व्यक्ति को जन्म दिया गया जानबूझ के, अगर ऐसा होता तो फिर किसी को भी सेलेक्ट कर लो कि तुझे गरीब घर में पैदा कर देंगे, तुझे अमीर घर में पैदा कर देंगे। जन्म खुद होता है, गरीब अमीर फैमिली का कुछ नहीं होता, जन्म खुद होता है। तो राम को जन्म दिया गया पुअर पेरेंट्स में, जन्म हुआ, बोले सर जन्म हुआ। अगर जन्म हुआ है तो फिर वही बात है, तो BORN। ठीक है साहब, राम वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, इंडियाज लार्जेस्ट कोऑपरेटिव हाउस में बी। में आ जाए मॉडल के साथ, अगर बी आ जाए तो फिर उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस बन जाता है। मॉडल के साथ बी आ जाए उसके बाद थर्ड फॉर्म, मॉडल के साथ बी आ जाए उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। 72 पे आओ, रमेश लाइड ऑन द ग्रास। लाइड मतलब झूठ बोलना। ठीक है, अब ऑन प्रपोजिशन है, द ग्रास उसका ऑब्जेक्ट है। आपकी जो वर्ब है उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब आपको इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। और घास पर लेट गया फॉर घंटों, किस लिए? एंजॉइंग द कूल ब्रीज। सिंगल एक्शन है पास्ट का कि वो घास पे लेटा रहा। इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म, इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म लाई, ले। ठीक है, लाई, ले और लेन। सेकंड फॉर्म कौन होगी साहब? ये हो गई फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई सेकंड फॉर्म, ये हो गई थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कौन होगी? ले होगी, आप कहेंगे ले। ठीक है, रमेश ले द ग्रास फॉर आवर्स। नेक्स्ट आओ, he might not have left alone, he might not have left alone। ठीक है साहब, as it was raining heavily। चलो साहब, लेस पॉसिबिलिटी तो है नहीं, जो आपने माइट लगा दिया, नॉट हैव लेफ्ट अलोन एज इट वाज रेनिंग हेविली। उसको अकेला नहीं छोड़ा गया होगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, क्योंकि बारिश पड़ रही है बहुत तेज। अगर बहुत तेज बारिश पड़ रही है ना, तो माइट का प्रयोग करना गलत है, क्योंकि आपके पास रीजन टू बिलीव है। ठीक है, आपके पास रीजन टू क्या है? बिलीव है। आपके पास रीजन टू क्या है? रीजन टू बिलीव है, विश्वास करने के लिए कोई रीजन है। अगर रीजन टू बिलीव है आपके पास, तो ऐसे में माइट का प्रयोग क्या होगा? गलत होगा। हाँ, ऐसे में मस्ट काम आ सकता है। आपके पास अगर किसी काम को करने का रीजन टू बिलीव है, आपके पास विश्वास करने का कोई कारण है, तो माइट के बदले किसका यूज करो? मस्ट का, क्योंकि स्ट्रांग हो गई पॉसिबिलिटी। लेस जो है, लेस दिखाने के लिए माइट का यूज करते हैं, अगर स्ट्रांग हो गई है तो फिर भाई मस्ट का यूज करो, बेहतर है। ही मस्ट नॉट हैव लेफ्ट, ही मस्ट नॉट हैव लेफ्ट अलोन। ठीक है, वो अकेला तो नहीं निकला होगा, है ना, या उसको अकेला छोड़ा नहीं गया होगा। एज इट वॉज रेनिंग हैविली, क्योंकि जो है बहुत तेज क्या पड़ रही है? बारिश पड़ रही है। अगर तुम्हें बात समझ में आई तो माइट गलत है, क्योंकि आपके पास रीजन टू बिलीव है कि बारिश पड़ रही है, और रीजन टू बिलीव है तो माइट की जगह किसका यूज करो? मस्ट का, बेहतर होगा। 74 पे आ जाओ, ही यूजेस टू स्टडी टिल 11 PM एंड देन गोज टू बेड। वो आदि है पढ़ाई करने का 11 बजे तक। बहुत बढ़िया। अगर वो आदि है 11 बजे तक पढ़ाई करने का, मतलब फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी है तो यूजेस टू स्टडी कहने की कोई जरूरत नहीं है, ही स्टडीज, ही स्टडीज। बोले सर यूज टू का भी तो यूज कर सकते हैं। अरे यूज टू पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दिखाने की बात करता है, प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वो 11 बजे तक पढ़ाई करता है, उसके बाद गोज टू बेड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, मतलब फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हो। रोज वो ऐसा करता है कि 11 बजे तक पढ़ाई करता है, उसके बाद वो सोने चला जाता है। तो प्रेजेंट की फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए यूजेस टू की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट की फ्रीक्वेंसी के दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? वर्ब की कौन सी फॉर्म का? फर्स्ट फॉर्म का। मैं आपसे कहूं प्रेजेंट की फ्रीक्वेंसी, अगर आपको प्रेजेंट की फ्रीक्वेंसी दिखानी है, प्रेजेंट में कोई काम बार बार हो रहा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। हाँ, अगर आप कहो बोले भैया मुझे पास्ट की फ्रीक्वेंसी दिखानी है, तब आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, ये बात ठीक है। पास्ट की फ्रीक्वेंसी यूज टू है, प्रेजेंट की फ्रीक्वेंसी यूजेस टू थोड़ी हो जाएगी, बोले यूज टू को प्रेजेंट बदल दो ना। वर्ब की केवल कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आई होगी। 74 से 75 पे चलते हैं। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1919। फिर वही बात मैं आपको बता चुका हूं, किसी चीज की स्थापना करना फाउंडेड होता है। ठीक है, स्थापना करने की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फाउंडेड। फाउंड होता है मिलना। श्याम विल प्रपोज टू हिज रूममेट्स। चलो साहब, श्याम जो है अपने रूममेट्स को प्रपोज करेगा, एक प्रस्ताव रखेगा, क्या? दैट दे विल जॉइन द कंपनी। किसी को प्रपोज करना, प्रस्ताव रखना मतलब सजेशन देना। अब सजेशन दोगे तो दैट दे विल जॉइन द कंपनी, दे शुड जॉइन द कंपनी। अरे सजेशन है ना, प्रपोज करेगा मतलब क्या देगा? सजेशन देगा। प्रपोज करेगा मतलब क्या देगा? सजेशन देगा। और सजेशन के लिए मॉडल क्या आता है? बोले जी शुड आता है, सीधी सी बात है। तो आप कहेंगे दैट दे शुड जॉइन दिस कंपनी विच में प्रोवाइड देम विद अ प्रॉमिसिंग करियर, कि उनको एक प्रॉमिसिंग करियर मिल सकता है अगर वो इस कंपनी को ज्वाइन करें। सलाह है, सलाह के लिए किसका यूज करेंगे? शुड का।
पंकज वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वुड नॉट अटेंड द मैरिज ऑफ हिज फ्रेंड यस्टरडे। पंकज जो है वो दुखी था क्योंकि वो अपने दोस्त की शादी जो है अटेंड नहीं कर पाया। अनेबिलिटी क्या दिखा रहे हो? एबिलिटी दिखा रहे हो ना, या मैं कहूं निगेटिव एबिलिटी, निगेटिव एबिलिटी। बाकी बात किसकी चल रही है? पास्ट की। पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? कुड का। वो नहीं कर पाया वो चीज अलग है, लेकिन एबिलिटी हो या अनेबिलिटी हो, एबिलिटी या अनेबिलिटी को दिखाने के लिए किसका ही यूज करते हैं? कैन या कुड का। बात पास्ट की थी तो कुड का यूज कर लिया। वुड से बेहतर है किसका यूज किया जाए? कुड का यूज किया जाए। अनेबिलिटी दिखाई गई है। 78 पे आओ। वुड यू फाइंड मी एबसेंट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ मैसेज बिहाइंड। अगर तुम मुझे एबसेंट पाओ तो मैसेज छोड़ना मत भूलना। आपको याद होगा, मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूं, इससे पिछली क्लासेस में मैंने आपको समझाया होगा कि इफ के स्थान पे 3 लोग आ सकते हैं। इफ के स्थान पे 3 लोग आ सकते हैं, या तो इफ के स्थान पे हेड आ जाता है, या इफ के स्थान पे वर आ जाता है, या फिर इफ के स्थान पे क्या आ जाता है? शुड आ जाता है। और मैं आपको बहुत बार कहता हुआ दिखाऊंगा कि इफ के साथ जब शुड आता है तो अगला वाला जो सेंटेंस होता है वो इंपेरेटिव होता है। जरा देखना, प्लीज डू नॉट कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म से स्टार्ट हुआ है? फर्स्ट फॉर्म से। देखो, अरे नेगेटिव के लिए डू नॉट आ गया, लेकिन सब्जेक्ट थोड़ी आया। वर्ब की कौन सी फॉर्म से? फर्स्ट फॉर्म से। तो तुम अगर समझदार हो तो यहां देखो, यहां पे इफ गायब है, यहां पे इफ गायब है। यही तो कारण है कि यहां किसका यूज किया जाएगा? शुड का यूज किया जाएगा। इफ ही गायब है तो मैंने आपसे कहा इफ के बदले कौन आ सकता है? केवल शुड आ सकता है, तो वुड नहीं शुड होगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ यू शुड फाइंड मी, इफ यू शुड फाइंड मी, कॉमा लगाने के बाद इफ यू शुड फाइंड मी एब्सेंट, एब्सेंट कॉमा लगाने के बाद उसके बाद अगली लाइन ऐसे कैसी लिख दो। सेंटेंस के स्टार्टिंग में इफ के बदले वुड नहीं आता। इफ के बदले कौन आ सकता है? शुड आ सकता है। वही कारण है कि मैंने आपको वुड हटा के क्या दे दिया? शुड दे दिया। ठीक है, 79 पे आ जाओ। ओइंग टू द हैवी रेन द शिप ड्रॉन्ड। भाई एक होता है सिंक, ठीक है, एक होता है सिंक और एक होता है ड्रॉन। सिंक सैंक संक होता है, सिंक सैंक संक होता है, बहुत बढ़िया। सिंक सैंक संक होता है, ये आता है किसी निर्जीव के डूबने के लिए, है ना, किसी निर्जीव के डूबने के लिए। एक होता है ड्रॉन जो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनती है? ड्रॉन्ड। और थर्ड फॉर्म भी क्या बनती है? ड्रॉन्ड बनती है। इसका मतलब होता है टू डाई बिकॉज ऑफ नो ब्रेथ, बिकॉज ऑफ नो ब्रेथ। ठीक है साहब, बिना सांस की वजह से। या मैं ऐसा कह लूं कि ड्रॉन जो है वो किसके लिए आता है? अब सांस तो कौन लेगा? सजीव लेगा। सांस कौन लेगा? सजीव लेगा साहब, बहुत बढ़िया। तो मैं कुल मिला के यही कहना चाहता हूं कि भाई जो अगर कोई सजीव व्यक्ति मर रहा है उसके लिए ड्रॉन 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 का यूज करते हैं, निर्जीव के लिए सिंक सैंक संक का यूज करते हैं। अब शिप तो निर्जीव होता है, तो शिप के लिए सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे? सैंक लगाएंगे। द शिप सैंक इन द मिडल ऑफ द ओशियन। जो जहाज है वो डूब गया साहब, शिप जो है वो डूब गया। 80 Ramesh possesses all those good qualities which every ideal student should possesses. should मॉडल है और मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। possess, possesses की आवश्यकता नहीं है। मॉडल के साथ डायरेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। 80 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। मुझे लगता है बहुत मेहनत लगी है इनको करने में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करो। अभी जो है बहुत दिनों से चैनल की जो है ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है। मुझे लगता है ना तो आप लोग जो है शेयर वगैरह कर रहे हैं। अगर मतलब देखो ऐसा है कि मुझे प्रोत्साहित करना है 4 5 10 15 20 वीडियो और बनाने के लिए, तो मुझे लगता है आप लोगों को मोटिवेट मुझे करते रहना पड़ेगा और जो है वीडियो वगैरह को शेयर करते रहना पड़ेगा। यह आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं और जो मेरे जो है फैमिली जो है वो बड़ी हो धीरे धीरे। बाकी तो मुझे लगता नहीं अभी फिलहाल मेरी कोई आपसे डिमांड है, ठीक है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहा करो। मजा आया करे तो एटलीस्ट क्लास में मुझे कमेंट करके बताया करो। मुझसे जुड़ना है जो है, अगर मुझसे कुछ वार्तालाप करनी है इंस्टाग्राम पे आ जाओ। अगर लगता है कि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। आज के लिए गाइस इतना ही रखेंगे, बाकी काम कल करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी के लिए सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।